टाइम ट्रैवल तो आज की तारीख में बड़ा लेटेस्ट चीज़ हो गई है। तो हर कोई जाने अनजाने कभी कभार टाइम ट्रैवल कर ही लेता है। एक चिट क्या होता है? चित्त जो है ये आदमी कॉमा में चला गया, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बातें सुन रहा है, वो नहीं होता ये। इसको सबकॉन्शियस, मैं पहले ही बोला हूँ, आई कैन चैलेंज के विश्व में जितने भी स्कॉलर्स हैं मन के ऊपर बात करें उनको सबको बोला है मेरे साथ डिबेट करें। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं उस पर इतना भरोसा क्यों नहीं है आपको? नहीं, मैंने ये नहीं कहा मुझे भरोसा नहीं है। जवाब आपका ईर्ष्या से भरा तो नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री इतने फेमस हो गए, आप यहीं पर रह गए? अगर ये इंट्यूशन रियल है कि लोगों को पहले ही अनुभास हो जाता है कि ये ऐसा होने वाला है, फिर भी पता होने के बाद वो गलतियाँ क्यों करते हैं? वो इसलिए गलती करते हैं, भ्रम का होना और जानकारी का रियल में होना बहुत अंतर है। लेकिन अश्विनी जी, कभी ना कभी तो आपके मन में भी लालच आया होगा, मैं अगर आपसे ये नॉलेज ले लूँ तो आगे चल के तो एआई ने वैसे ही मुझे ओवरकम कर देना। एआई इज़ वेरी यूजफुल, लेकिन एआई सब चीज़ का विकल्प नहीं है। What is that minimum requirement you need to predict my future? हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं ओके प्रेनिक। गाइस, आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो किसी भी नाम या परिचय के मोहताज नहीं है। इन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान सब का ज्ञान है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भविष्य के ऊपर अपनी कमान बनाई है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें काम करते हुए 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं और बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर चुके हैं कि किस तरीके से अपने चिट पे काम करें। आज हम इस पॉडकास्ट में बहुत सारे विषय पे बात करने वाले हैं। हम ये समझने वाले हैं कि ये चिट और माइंडसेट अलग अलग कैसे होता है, ये सब कॉन्शियस माइंड होता क्या है, हमारी सेंसेस क्या होती है, किस तरीके से आप अपने माइंड, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हो और मार्केट में इसको लेके क्या क्या मिथ चल रहे हैं। आज इस पॉडकास्ट में अश्वनी जी के साथ हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने माइंड को इस तरह से फंक्शन कर सकते हैं कि वो किसी और के माइंड के साथ भी कनेक्ट हो पाए, या अपने ड्रीम्स को, अपने जो भी अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता है जो आप सोचते हो, उसमें और चिट में क्या डिफरेंस है, इनके अंदर हम डिफरेंस समझेंगे। आज हम बात करेंगे एआई और चिट के ऊपर कि आने वाले टाइम में अगर एआई इतना ज़्यादा पावरफुल हो रहा है तो ये स्पिरिचुअलिटी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना पास्ट या अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करके चीज़ों को सही कर सकते हो, किस तरह से लोगों से गलतियां हो जाती है उनके ऊपर आप एक करेक्टिव मेजर ले सकते हो। अश्वनी जी एक बहुत अच्छा कोर्स करवाते हैं, उस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपके किस काम आएगा, और हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे आपके बेनिफिट के लिए। तो आइए स्वागत करते हैं अश्वनी कुमार जी का। इनका चैनल का नाम है दिव्य दृष्टि। तो सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस सर, पॉडकास्ट। प्लेजर इज़ ऑल अवर। आपकी जब मैंने बात सुनी कि आप ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो मैं तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा कन्विंस हो गया हूँ। मैं अपने भी सवाल लेके आया हूँ और पब्लिक के भी। तो चलिए सर, शुरू करते हैं। सर, जब मैंने आपके बारे में रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि आप ना प्रेडिक्शन बहुत अच्छी करते हो। बाकी सारी चीज़ें भी मैंने रिसर्च करी है, लेकिन ये प्रेडिक्शन वाला पार्ट ना मुझे थोड़ा सा मतलब एकदम हिट हुआ। तो ये किस तरह की प्रेडिक्शन होती है? लाइक फ्यूचर की प्रेडिक्शन होती है या पास्ट की भी आप कर लेते हो? कैसे करते हो सर? हम ये जो प्रेडिक्शन करते हैं वो एक टाइम ट्रैवल की विद्या के जरिए करते हैं, समय में यात्रा आप कह सकते हैं। टाइम ट्रैवल थ्रू द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्सपांडिंग कॉन्शियसनेस। तो ये पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। वी कैन गिव यू एनी इन्फॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू एनी प्लेस, पर्सन और थिंग, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। सर, आप बड़ी टेक्निकल बातें कर रहे हैं। टाइम ट्रैवल तो आज की तारीख में बड़ा लेटेस्ट चीज़ हो गई, मतलब हम इंग्लिश मूवी में ही देख पा रहे हैं। तो ऐसा टाइम ट्रैवल क्या सच में पॉसिबल है? इट इंडीड इज़ पॉसिबल। जैसे ब्रेन है ना हमारा, वो डिवाइस एक टाइम मशीन ही है। और आप कई बार देखो, हर कोई जाने अनजाने कभी कभार टाइम ट्रैवल कर ही लेता है। जैसे आपको कभी मान लीजिए सुबह सुबह बिना कोई वजह यू फील अनईजी, घबराहट सी हो रही है, आप कहते हैं यार पता है कुछ बुरा होने वाला है। और जब कोई बुरी खबर आती है, मान लो कुछ हादसा हो जाता है आपके जीवन में, आप कहते हैं अरे यार आज सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। व्हाट इज़ दैट? यू टाइम ट्रैवल।
नहीं सर, इसे हम इंट्यूजन नहीं बोलते क्या? तो इंट्यूशन हुआ क्या? वही तो टाइम ट्रैवल हो गया ना। आपको फ्यूचर की घटना के बारे में इंट्यूशन मिल गया, दैट इज मतलब योर कॉन्शियसनेस ट्रैवल इन टाइम। अगर आपको कोई प्री कॉग्निटिव ड्रीम आ गया, रात को स्वप्न में कोई घटना देखी, और जो घटना आपने स्वप्न में देखी थी वही घटना वास्तविक जीवन में कुछ दिनों के बाद घटती है, देयर इज़ अ काइंड ऑफ टाइम ट्रैवल। बस फ़र्क इतना ही है कि वो आपके साथ अनायास कभी हो जाता है, हम अपने मर्जी से करते हैं, विलफुली करते हैं। ओके। तो सर, इससे एक बात मेरे दिमाग में क्लिक हुई है। एक शब्द है अंग्रेजी में, इसे बोलते हैं डेजा वू। लोग ये सोचते हैं कि ये घटना मेरे साथ पहले पहले हो हो चुके हैं। ये टाइम ट्रैवल है? इसको आप देखो टाइम ट्रैवल कह सकते हो, हम इसको ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये क्या होता है सर? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपका जो चित्त है वो और प्रकृति और परमात्मा, यानी कि इंसान, प्रकृति और परमात्मा, इसके बीच में एक रहस्यमयी नाता है। परमात्मा यानी कि वो इनविजिबल फोर्स जिसको हमने आज तक देखा नहीं, पर ये मानते हैं कोई अज्ञात शक्ति है जो पूरी ब्रह्मांड को, एवरीथिंग, जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करता है। ओके, तो वो इनविजिबल फोर्स इस पृथ्वी पर सारी जीव सृष्टि से और प्रकृति से निरंतर कम्युनिकेट करता है, और हम भी उनसे कम्युनिकेट करते हैं। पर ये कम्युनिकेशन जो है शब्दों की भाषा में नहीं है, वो एक चेतना के स्तर पे फ्रीक्वेंसी की भाषा में है, और इसी को कहेंगे ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। और ये टेलीपैथी, इंट्यूशन, पूर्वाभास जिसको आप कह लें, प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स, ये सारे उसी श्रेणी में आते हैं जिसको कह सकते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। सर, हम इसे ना अपनी लैंग्वेज में ना सिक्स्थ सेंस भी बोल देते हैं। हाँ, कि कभी कभी ऐसा होता है सर कि देखो मैंने कहा था ना ऐसा होगा और ऐसा हुआ, मेरी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी है जी। ये उसी का पार्ट है? यस, वही सिक्स सेंस कह सकते हो आप, जिसको मैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहता हूँ। उस सिक्स सेंस का मतलब क्या है? वाई इट इज़ कॉल्ड सिक्स्थ सेंस, वाई इट इज़ नॉट फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ? सिक्स्थ क्यों बोला गया है? क्योंकि वो इमेजिनरी है, मतलब It's not बाकी imaginary. सारी सेंसेस मैं बाय टच, बाय फील में महसूस कर सकता हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसा सबकॉन्शियस माइंड का एबिलिटी है कि मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ। पहली बात तो इट इज़ नॉट द एबिलिटी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ओके। ठीक है। वाई इट इज़ कॉल्ड सिक्स्थ सेंस, वो इसलिए कहा गया है कि हमारी 5 फिजिकल सेंसेस हैं जिसके जरिए हमारे आसपास के भौतिक दुनिया का हम अनुभव करते हैं। उसी 5 सेंसेस को हम समय और स्थल के परे, ट्रांसेंडेंटल लेवल पे, भावातीत स्तर पे भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ मैं बैठा हूँ इस स्टूडियो में, और मेरे फिजिकल बॉडी के यहाँ पर रहते हुए भी अपनी 5 फिजिकल सेंसेस को कहीं पूरे ब्रह्मांड में किसी दूसरे लोकेशन पर एक्सटेंड करके वहाँ क्या चल रहा है उसको परसीव करना, या उसी 5 सेंसेस को फ्यूचर में एक्सटेंड करके फ्यूचर में क्या होने वाला है इसको परसीव करना। तो ये 5 सेंसेस को मिला के जो एक कनेक्शन बना उसी को कहेंगे सिक्स्थ सेंस, और उसी को कह सकते हैं चित्त। ओके। चित्त के साथ ये सिक्स्थ सेंस जुड़ी होती है। सर, ये चित्त क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझा दीजिए। चित्त जो है, अगर मैं आपको एक एनालॉजी से समझाऊं कि जैसे मान लो हमारा मोबाइल, जो शरीर है, हमारा शरीर है, वो मोबाइल हैंडसेट की तरह है। ठीक है सर। ठीक है, लेट अस रिलेट इट लाइक दैट। ब्रेन है, सिम कार्ड है, ओके। और चित्त है वो जो मोबाइल का टावर होता है, रिसीविंग टावर, वो है। स्पेस जो है वो मन है, और जो अज्ञात शक्ति जिसको मैंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली वो शक्ति, वो सैटेलाइट है। तो जिस तरह से मोबाइल का नेटवर्क काम करता है, इस धरती पर मौजूद सारे मोबाइल कंपनीज के टावर एक दूसरे टावर से मोबाइल नेटवर्क के जरिए जुड़े हैं, उसी तरह इस धरती पर जितनी भी जीव सृष्टि हैं, चाहे इंसान हो या जानवर हो, जो भी, सभी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के जरिए जुड़े हुए होते हैं। ओके। तो क्या मैं ये समझूं कि चित्त वही सब कॉन्शियसनेस है जिनके बारे में हम डॉक्टर्स से सुनते? नो, पहली बात तो कौन डॉक्टर्स का भी सबकॉन्शियस, मेडिकल साइंस में कहीं पर मन के विषय में कोई चैप्टर नहीं है। मेडिकल साइंस में जो चैप्टर्स पढ़ाया जाता है वो ब्रेन के ऊपर है। नहीं सर, पर बोला जाता है ना कि ये आदमी कॉमा में चला गया, सब कॉन्शियस माइंड में आपकी बातें सुन रहा है, वो नहीं होता ये? नहीं, इसको सबकॉन्शियस, मैं पहले ही बोला हूँ, शायद आपने गलत सुना होगा। सबकॉन्शियस में ये चल रहा है, आप इसको सबकॉन्शियस की टर्मिनोलॉजी को समझिए।
और सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आजकल जहाँ पर देखो सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड इज़ पावरफुल, ये जो बोला जा रहा है, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी तक पूरे मैं ये बिल्कुल चुनौती देकर बोल सकता हूँ, आई कैन चैलेंज के विश्व में जितने भी स्कॉलर्स हैं मन के ऊपर बात करें, उनको सबको बोला है मेरे साथ डिबेट करवाइए, एंड आई कैन प्रूव इट। Nobody has ever in the world so far has defined as to why it is called subconscious. What is subconscious? मैंने कहा कि जैसे स्पेस है वो मन की तरह है, स्पेस इज इक्वल टू माइंड, लेट्स से, ठीक है। तो इस कमरे में मैं बैठा हूँ, मैं ये पहले भी समझा चुका हूँ, कई बार अपने हमारे कोर्सेज में भी मैं ये समझाता हूँ कि मेरे आसपास जो 2 से 3 फीट के दायरे में जो चीज़ें पड़ी हैं उसको मैं अपनी 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव कर सकता हूँ। I can experience with my 5 physical senses. There is my field of conscious awareness. लेकिन इसी 4 दीवारी में किसी कोने में कुछ चीज़ें पड़ी हैं जो मैं जब इस कमरे में दाखिल हुआ था तो मैंने देखी थी, कहाँ वहाँ पर ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। सो आई एम अवेयर अबाउट दैट। तो इस 4 दीवारी यानी कि टाइम एंड स्पेस के भीतर, टाइम एंड स्पेस यानी कि 2 दीवार के बीच का जो अंतर है 15 फीट, वो स्पेस हो गया, और एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाने में जो समय लगेगा, से 5 सेकंड्स और 7 सेकंड्स वॉट एवर, दैट इज़ टाइम। तो उस टाइम एंड स्पेस के अंदर जो मेरी चेतना का दायरा 2 से 3 फीट के अंदर है, जिसका मैं 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव कर रहा हूँ, दैट इज़ माई कॉन्शियस अवेयरनेस या कॉन्शियस। लेकिन इसी 4 दीवारी के स्पेस का वो हिस्सा, मेरी जो 2 से 3 फीट की चेतना के दायरे के अलावा का जो हिस्सा है, जहाँ पर कुछ चीज़ें प्रकट रूप से है पर प्रत्यक्ष नहीं है, जिसका मैं 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव नहीं कर रहा, इसलिए उसको कहा जाता है सब पार्ट ऑफ माई कॉन्शियस अवेयरनेस, सब कॉन्शियस, करेक्ट। देन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग स्पेस आउटसाइड दिस रूम? पूरे ब्रह्मांड में जो स्पेस व्याप्त है, व्हाट वुड यू से इट? दैट इज अनकॉन्शियस, जिनका मुझे नहीं पता वो अनकॉन्शियस। यस, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस। So if you really understand this concept of mind, जो you cannot program space, अगर जैसे let's say इसी स्पेस में, समझिएगा इसको, हम सांसें ले रहे हैं, इसी स्पेस में जो हवा है, जो ऑक्सीजन है अवेलेबल है, उसमें से हम सांसें ले रहे हैं, यस करेक्ट, राइट। और इस कमरे में जो ऑक्सीजन है, इस कमरे में जो हवा है, वो कहाँ से आई? तो पूरी पृथ्वी पर जो व्याप्त हवा है उसी में से कुछ हवा इस कमरे में है, पूरी पृथ्वी पर जो व्याप्त जो है अवेलेबल ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन में से कुछ ऑक्सीजन इस कमरे में है, और इस कमरे में जो ऑक्सीजन है उसमें से कुछ हिस्सा व्हेन आई ब्रीथ इन मैं अपनी सांसों में भरता हूँ, करेक्ट। अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव, करेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपनी सांसों में भरूँ, तो कैन आई प्रोग्राम स्पेस? बट आई हैव टू वर्क ऑन द कैपेसिटी ऑफ माई लंग्स। मुझे अपनी लंग्स की क्षमता को बढ़ाना होगा, ये सुनो, करेक्ट सर। तो अगर स्पेस इज इक्वल टू माइंड मैंने कहा, तो माइंड और स्पेस और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इट्स लाइक अ इंटरवोवन, एक फैब्रिक की तरह है। जैसे हवा के अंदर, जैसे स्पेस में हवा है और उसी हवा के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे दूसरे भी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, राइट। सिमिलरली स्पेस इज इक्वल टू माइंड कह लीजिए, और उसी स्पेस के अंदर माइंड जो हम कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड माइंड इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सारे दुनिया में जो भी लोग अभी सोच रहे होंगे, सारी दुनिया में जितनी घटनाएं अभी सारे ब्रह्मांड में बन चुकी है, वो बन रही है, वो और बनने वाली है, वो घटनाओं की जानकारी भी फ्रीक्वेंसी के रूप में इस वेरी स्पेस में, इन दिस वेरी स्पेस इट इज़ देयर। पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग अभी कुछ सोच रहे होंगे, उनके विचारों की तरंगें भी इसी स्पेस में है। पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग अभी मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे होंगे, उनकी तरंगें भी अभी है। लेकिन आप इनमें से कौन सी तरंगों को पकड़ पाएंगे, ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सी डिवाइस है। मेरे पास मोबाइल है तो मैं मोबाइल से किसी व्यक्ति से बात कर पाऊँगा। अगर मेरे पास रेडियो है तो मैं FM बैंड को कनेक्ट करके कर पाऊँगा। अगर मेरे पास टीवी है तो मैं टीवी, तो हर की सबकी अपनी अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड।
तो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट कि सबकॉन्शियस क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस। जो टाइम एंड स्पेस के भीतर हमारी चेतना का दायरा है, उसमें जो प्रत्यक्ष है, जिसको हम 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव करते हैं, दैट इज कॉन्शियस। इसी टाइम एंड स्पेस का वो दायरा जो प्रकट है, प्रत्यक्ष नहीं है, दैट इज सब पार्ट ऑफ कॉन्शियस। और इसके बाहर पूरे ब्रह्मांड में जो स्पेस व्याप्त है, दैट इज अनकॉन्शियस। सो यू कैनॉट रीप्रोग्राम, as you cannot reprogram or program space if you want to inhale more oxygen, but you can of course increase the capacity of your lungs by doing some exercises. Similarly, you cannot reprogram subconscious, you have to program this so-called hardware, the brain. Very well said, sir. And after hearing you so nicely, I have one question in my mind, that you are explaining everything very scientifically. You have fact and figures. तो मैं अश्विनी जी को क्या बोलूँ, स्पिरिचुअली साउंड या साइंटिफिकली साउंड? Why you want to इसको ऐसे सेपरेशन क्यों करते हो, स्पिरिचुअली एंड साइंटिफिकली? सर सदियों से होता आया है, या तो आदमी चंद्रमा की पूजा करेगा या सूर्य की पूजा करेगा, या तो वो साइंस को मानेगा या फिर दोनों वो की जरूरत शास्त्र है, को मानेगा। चंद्र और सूर्य दोनों की जरूरत है। सर ये कुछ लिमिटेड लोगों में the science does not exist without spirituality. पर सर अगर स्पिरिचुअलिटी की हम बात करें तो ये तो हम I would say, ब्राह्मण शास्त्र, मतलब हमारे हिंदुओं में ये ज़्यादा है। अगर हम बाकी धर्म की बात करें उसमें तो इतना नहीं है ना सर? I would say I am a spiritual scientist. ठीक है, मतलब आप साइंस को भी मानते हो और Obviously. स्पिरिचुअलिटी को भी मानते हो। मैं ये कहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंस है। ओके देखो, व्हाट इज साइंस? नहीं सर, मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल यह है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को मानते हो तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं उस पर इतना भरोसा क्यों नहीं है आपको? वो भी तो स्पिरिचुअल बिलीव है लोगों नहीं का। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मुझे भरोसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, वाई ओनली धीरेन्द्र शास्त्री जी? अगर इस धरती पर जितने भी इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की क्षमता रखते हैं कि उनके पास उनके शिविर में या उनके दरबार में आने वाले लोगों के जीवन के बारे में बता देते हैं, तो अगर ये सिद्धि है तो उनको ऐसे लोगों की खोज करनी चाहिए जो इस तरह की सिद्धि सीखने की क्षमता रखते हो और सिखाना चाहिए। हम तो वही कर रहे हैं भाई। हम टाइम ट्रैवल करते हैं तो हम ये नहीं बोलते देखो ये हमारे पास ही, मैं ये नहीं बोलता कि देखो मेरे पास किसी भगवान की विशेष कृपा है, मुझे वो कान में आके बता देते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलता। मैं तो बोलता भैया जो हम कर सकते हो आप भी कर सकते हो, सीखो। सर ये जवाब आपका ईर्ष्या से भरा तो नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री इतने फेमस हो गए, आप यहीं पर रह गए, तो आपको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो नहीं सही नहीं, मैं उससे देखो, जहाँ तक फेमस होने की बात है तो मुझे मेरे हिस्से की प्रसिद्धि मिली हुई है। प्रसिद्धि जो है ना, 2 तरह की होती है। एक प्रशंसा से प्रसिद्धि प्राप्त, आज सोशल मीडिया पे आप डाल दो, आप लोग कमेंट करते हैं, व्यूज़ मिलते हैं, एक है प्रसिद्धि। और एक प्रसिद्धि है जो सिद्धि के जरिए मिलती है। प्रयास और प्रशंसा से मिली हुई जो प्रसिद्धि होती है शॉर्ट लिव्ड होती है। ऐसे बहुत लोगों के उदाहरण आपके सामने प्रसिद्ध थे लेकिन आज जेल के पीछे है। हाँ ठीक है, राइट। हाँ। और जिनके पास सही सिद्धि होती है उनको प्रसिद्धि की भूख नहीं होती है, नंबर 1। मुझे मेरे हिस्से की प्रसिद्धि मिली हुई है। भारत का कोई अखबार बाकी नहीं है, भारत की कोई टीवी न्यूज़ चैनल बाकी नहीं है जिसमें मेरा जिक्र ना किया गया हो, जिसने मेरी जो क्षमताएं हैं उसकी जांच परख न करी हो। आई बीन फीचर्ड इन मैनी रियलिटी शोज ऑल्सो। मानो मनाओ, देयर वाज अ प्रोग्राम, आई वाज फीचर्ड इन दैट प्रोग्राम। इस देश के लाखों लोगों ने देखा है और सराहा भी है। जो वही मैं बताना चाहता हूँ, जो इंसान चेतना के उस स्तर पर पहुँच जाता है ना, तो उनको ये भौतिक प्रसिद्धि की भूख नहीं होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई मेरी सराहना करेगा या मुझे अच्छा बोलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पर वो आत्मश्लाघा की भूख नहीं है। कोई मुझे अच्छा बोले तो ये अच्छा लगे, नो आई नो। अगर कोई आप मुझे बुराई भी करोगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बुराई करेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। जैसे आप मुझे कह रहे थे मैं कटाक्ष करूँगा, करो करिए, मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि जो मुझे अच्छा लगा। मुझे तो ऐसे ही लोग चाहिए। आई डोंट वांट फॉलोअर्स। अगर मुझे फॉलोअर्स चाहिए होते तो मैं बाबा बन गया, तो पगड़ी बांध के गले में माला डाल के। बोलते हैं लोग मुझे, मेरा आश्रम था, मैं आश्रम में बैठा था जीन्स और टी-शर्ट पहन के, लोग बोलते गुरुजी किधर है? मैं तो बोलिए क्या काम है? मैं ही हूँ। बोला आप गुरुजी हैं? अच्छा, आप तो लगती नहीं गुरुजी। बोला क्यों, गुरुजी कैसे होते? बोला हम तो सोचे थे कि कोई बुजुर्ग हो गए, लंबी दाढ़ी होगी, सर पे कुछ पगड़ी पहना तो गले में मालाएं होगी। बोला आई एम नॉट दैट, मैं वो गुरु नहीं हूँ।
सर ये बोला जाता है हमारे भारत में ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध है कि चमत्कार को ही प्रणाम है। चमत्कार अब आपका भी जो आप करते हो वो भी एक चमत्कार से कम नहीं है। नहीं सर आप टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हो, जी। आप फ्यूचर प्रेडिक्ट की बात कर रहे हो, यही तो हमारे इंडिया में चमत्कार आप है सांसें ले रहे हो, हाँ जी, वो एक चमत्कार है। यू आर ब्रीथिंग, दिस इज इट इज अ अ मिरेकल? नॉर्मल ह्यूमन नो, फंक्शन। इट इज ऑल्सो मिरेकल। क्या ये तय है क्या, एक मैंने एक सांस ली दूसरी में ले पाऊंगा, ये तय है क्या? अगर वो न चाहे, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो देखे, आदमी डांस कर रहा है किसी शादी में, फटाक से गिरा गया। एक जवान नौजवान लड़का जिम पर एक्सरसाइज कर रहा है। पर सर इसमें आप ये वाली बात तो मानोगे ना कि जो पावर आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। आप ले सकते हो, सीख सर, सकते हो। लेने की बात दूर की बात है सर, मैं ये नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि कल मेरे मेरा क्या होने वाला है पर आप तो ये सारी चीजें नहीं, देख लेकिन पा रहे हो। आप वो सीखोगे ना। तो देखिए, आपने कैसे जिंदगी सीख में, सकते हैं? चलिए मान लेते हैं कि मुझे सीखना हो, तो मैं कैसे सीखूं ये सब? हमारे कोर्सेज है, हम सिखाते हैं। आप अगर मुझे साइकिल चलानी है, कैसे सीख सकता हूँ भाई? उसके लिए साइकिल पे बैठना पड़ेगा, हाथ में साइकिल की सीट पर बैठना पड़ेगा, हाथ में जो साइकिल का स्टीयरिंग है, हैंडल है, उसको लेना पड़ेगा, पैडल लगाने पड़ेंगे, सिंपल। और ये भी है कि पहली बार बैठोगे तो गिरोगे। यहाँ पे भी टाइम ट्रैवल सीखोगे पहली बार, तो जरूरी नहीं कि पहली बार आप सीधा कामयाब हो जाओगे, हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। सर आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही यूनिक पावर है, और अगर ये पावर किसी गलत आदमी के हाथ में चला जाए तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हम गलत आदमी को सिखाएंगे ही नहीं। और ये आप पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए जैसे जो हमारे पास लोग आते हैं सीखने के लिए, तो हमारे पास एक सेट क्वेश्चनर है, और हम उनको जब से एक इंटरव्यू लिया जाता है, हम उनको कुछ 2-4 सवाल पूछते हैं, तो पकड़ लेते हैं कि भाई ये वंस टू लर्न, क्यों सीखना है? अच्छा, ओके। तो जब हाँ सर मैं सीखूंगा तो इसको स्टॉक मार्केट सीख पाऊंगा क्या, क्रिकेट की मैच का रिजल्ट जान पाऊंगा क्या? तो कहीं ना कहीं अगर मान लो बंदा जानबूझ के गलत जवाब दे रहा है, तो भी हमारे पास क्रॉस क्वेश्चनिंग में पता चल जाता है कि व्हाट इज़ इनसाइड। अगर हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं तो हम ये भी जान सकते हैं कि भले ही वो हाँ मतलब जबान से कुछ भी बोल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। सर मुझे मतलब ये जानने में थोड़ा इंटरेस्ट है, आप क्या करवाते हो और किस तरह से करवाते हो? फिर आप मतलब आपका जो प्रोग्राम है, ये तो हमें पता है कि हाँ आपके 3 अलग अलग लेवल है, अलग अलग चीज़ें आप ट्रेन कर रहे हो लोगों को, थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। देखिए, पहले तो हम जैसे आपकी 5 फिजिकल सेंसेस हैं, हाँ जी। जिनकी क्षमताएं जो है उसका एक सेंसरी थ्रेशोल्ड कहेंगे उसको। पहले फिजिकल 5 सेंसेस की जो थ्रेशोल्ड है उसको वेरीफाई करते हैं। जैसे कुछ लोग ज़्यादा, जिसकी स्मेलिंग पावर ज़्यादा अच्छी है, कुछ लोग ऑडिटरी ज़्यादा होते हैं, जैसे एनएलपी में होता है ना VAK, जैसे PNRP हमारा जो साइंस है, साइको न्यूरो रीपैटर्निंग, जिसका एक पार्ट है टाइम ट्रैवल, तो उसमें भी सेंसरी अवेयरनेस के थ्रेशोल्ड्स का पता किया जाता है। तो उसको फिर बाद में फिजिकल लेवल से लेके जो स्थूल जगत को आप परसीव करते हो 5 स्थूल इंद्रियों के जरिए, तो उसी को सूक्ष्म जगत को सूक्ष्म सेंसेस के जरिए, मतलब इसी 5 फिजिकल सेंसेस को टाइम एंड स्पेस के परे सूक्ष्म स्तर पे एक्स्ट्रा सेंसरी और हाइटन सेंसरी अवेयरनेस पे कैसे लेके जाना, उसके एक्सरसाइजेस हैं। जैसे अगर मैं एक एथलीट हूँ, मैं अगर जेवलिन थ्रो करता हूँ तो मुझे इस हाथ की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं एक रनर हूँ तो पैरों की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। सिमिलरली जो क्रिया आप करते हो जिसमें अगर 5 फिजिकल सेंसेस का उपयोग हो रहा है, तो उसकी क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, नंबर 1। और ये 5 फिजिकल सेंसेस को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन के जरिए होता है ना, ब्रेन के थ्रू। तो वो ब्रेन को कैसे आपकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। तो ये माइंडसेट नहीं हुआ सर कि मैं माइंडसेट पे काम करता हूँ? आप ये भी तो बोल सकते हो। देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना माइंड सेट की, ये देखो आमतौर पे आम बोलचाल की भाषा में ये बार बार माइंड सेट बोला जाता है, स्टेट ऑफ माइंड। पर ये शब्द आया कहाँ से? हमारे शास्त्र में देखिए तो ये ऐसा नहीं कहा गया है। हमारे शास्त्र में कहा गया है चित्त अवस्था, चित्त की अवस्था। योग, पतंजलि योग में भी क्या है? योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। राइट, बिल्कुल सही। हनुमान चालीसा में क्या है? और देवता चित्त न धरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई। को क्या? चित्त न धरई। हाँ, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और देवता मन न धरई, ऐसा क्यों लिखा है? क्यों नहीं कहा? और ये हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं। हाँ, तो वहाँ आप देखिए हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स में चित्त का भी जिक्र है, मन का भी। लेकिन मन का जिक्र क्या है? आप उसको अगर भगवत गीता को भी अगर आप
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो कहा है उसमें भी ये कहा है कि जो इंसान मुझ में अपने चित्त को स्थिर रख के कर्म करेगा उसको पाप और पुण्य का भाद लागू नहीं होता है। उसको कहा स्थित प्रज्ञा है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर है। तो प्रज्ञा जिसको हम कहेंगे उसको चित्त के साथ में कनेक्ट करते हैं। Now, sir, your answer raised so many questions in my mind. There are huge YouTube channels, speakers, conferences. They all are talking about mindset. इतनी कुछ मार्केट में चल रहा है, तो फिर वो क्या है सर, जब इतने सारे लोग बात कर रहे हैं? देखो, एक होता है, आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज स्पीकर्स और जो भी बात करते हैं, एक होता है किताबी बातें करना। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में यही हुआ है कि किसी अंग्रेज ने किसी किताब में लिख दिया पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और हमको उस ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। मैंने भी उस किताब को पढ़ा, एंड आई रिस्पेक्ट डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उन्होंने कंसेप्चुअली काफ़ी अच्छा लिखा है, पर सबको क्वेश्चन नहीं किया किसी ने। मैंने किया, मैंने NLP सीखा, आज भी सीख रहा हूँ, अभी भी इतने साल हो गए, लेकिन अभी मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। मतलब मैंने NLP को सीधा दुकानदारी खोलो नहीं दी, मैंने शुरू नहीं कर दी, आज ये हो रहा है कहीं से 2-4 किताब करके। आई एम सॉरी, मैं बड़ी बोल्ड बात कर रहा हूँ, दुकानदारी खोल देते लोग, डेफ मिल जाते। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर, लोगों की दुकान मैंने क्या किया, मैंने NLP को सीखा, जाना, परखा, और मैंने देखा यार NLP में 2 एस्पेक्ट्स ह्यूमन कम्युनिकेशन के, इंट्रापर्सनल जो खुद से बात करते हैं वो, और इंटरपर्सनल दूसरों से बात करते हैं, उसका जिक्र है, लेकिन उसमें कमी है। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन जो कि अहम हिस्सा है ह्यूमन कम्युनिकेशन का, उसका जिक्र नहीं है। तो मैंने इतने साल जो मैंने रिसर्च किया उसके आधार पर बहुत सारे चीज़ों का अभ्यास किया, और मैंने एक अपना मैथडोलॉजी तैयार किया, दैट इज़ PNRP, साइको न्यूरो रिपैटरिंग, विच डील्स विद दिस एस्पेक्ट, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो नॉलेज होना अलग बात है और विजडम होना अलग बात है। नॉलेज को एक्शन में लाने से पहले यू हैव टू डाइजेस्ट दैट एंड लेट इट अकर इन योर कॉन्शियस अवेयरनेस एज विजडम, एंड देन यू यूज़ नॉलेज। तब ये नॉलेज है वो वैल्यू ऐड करेगा लोगों के लाइफ में। राइट सर, जैसे ये बोला जाता है कि ये माइंडसेट आपके इंट्यूशन और इन सब चीज़ों पे भी काम करता है। अगर ये इंट्यूशन रियल है कि लोगों को पहले ही अनुभवास हो जाता है कि ये ऐसा होने वाला है, फिर भी पता होने के बाद वो गलतियाँ क्यों करते हैं? वो इसलिए गलती करते हैं कि जो अज्ञात शक्ति जिसको हम परमात्मा कहेंगे, उन्होंने हमको बुद्धि दी है, हमको इंस्टिंक्ट भी दिया, इंटेलेक्ट और इंस्टिंक्ट दोनों दिया है। अंतर्दृष्टि जिसको कहेंगे, इंस्टिंक्ट मतलब जो आप कहते हैं हाँ लगता है कि एहसास हो जाता है यार मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना, तो वहाँ बुद्धि हावी हो जाती है। जानवर वो नहीं करते, जानवर के पास बुद्धि, मतलब एनिमल्स हैं उसके पास इंस्टिंक्ट है। कुछ जानवर हैं जिसके पास एक कुछ लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है, जैसे डॉल्फिन है या इस तरह से कुछ, जिनको एक लेवल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसा कुछ पार्ट मिला हुआ है, पर नॉर्मली एक जानवर के पास इंस्टिंक्ट ही है, और वो इंस्टिंक्ट का उपयोग वो केवल अपने सर्वाइवल के लिए करता है। उनको पता होता है कि मुझे अपना खाना कहाँ से मिलेगा, वो ढूंढ लेता है। जैसे डॉग को स्मेल की पावर मिली है, ईगल जो उड़ता है उसको नीचे पड़ी हुई किसी भी चीज़ को वो देख लेता है, लाइक दैट। सबको अपनी अपनी क्षमताएं मिली हुई हैं। परमात्मा ने बाकी जानवरों को किसी एक सेंस की क्षमता दी है, जैसे कुत्ते को सूंघने की क्षमता ज़्यादा, उल्लू को रात को देखने की क्षमता ज़्यादा मिली है, इंसान को ये सारी क्षमताएं एक साथ मिली है। 5 सेंसेस की क्षमता बहुत हाई लेवल पे दे दी है, लेकिन वो क्षमता फिजिकल स्तर पे नहीं दी है, सूक्ष्म स्तर पर दी है, भौतिक स्तर पर नहीं दी है, सूक्ष्म स्तर पर। और ये लोग इसको एक्सप्लोर ही नहीं करते, क्योंकि लोगों की चेतना भौतिक स्तर पे भौतिक अनुभवों में इतनी ग्रस्त है, एक्सप्लोर ही नहीं करते, यूज़ नहीं करते। नियम है, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल लूज इट। करेक्ट। तो सर मतलब आपका क्या मानना है कि लोगों को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, या ये बहुत ही पिछड़ी हुई बातें हैं? किन चीज़ों पे? जैसे हम स्पिरिचुअली ये वाली बात बोल देते हैं ना कि आप अगर ध्यान लगाओ, आप इन सारी चीज़ों पे काम करो, तो आपको ऐसी इंट्यूशन आपकी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है।
तो क्या इनके पीछे है रियलिटी या नहीं है कुछ? बिल्कुल रियलिटी है। देखो, जीवन जीने के दो तरीके हैं। एक है अपनी बुद्धि के उपयोग से जियो, ठीक है। जिसको हम कहेंगे ईगो ड्रिवन पाथ। हम्म, दूसरा है कि आप अगर ये बात को मानते हो कि यस देयर इज सम पावर, कोई तो शक्ति है, तो उसको, जो वो शक्ति आपके भीतर है इंस्टिंक्ट के रूप में, तो उसका भी उपयोग करके इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस का उपयोग करिए। आप जब डिसीजन लेते हैं तो या तो आप, वी यूज टू टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस, इंटेलिजेंस ऑफ हार्ट और इंटेलिजेंस ऑफ हेड। और आपको ऑप्टिमम पाथ पे, अगर गॉड गिवन पाथ पे चलना है तो यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ। और लोग ज़्यादातर बुद्धि का उपयोग करते हैं और इसलिए दे सफ़र। मैं कहता हूँ कि पेन इज़ एसेंशियल, सफरिंग इज़ ऑप्शनल। राइट। सर मुझे आपसे ये भी जानना है कि क्या अश्वनी जी से कभी कोई गलती हुई है जीवन में, कि उन्होंने पता लगा लिया हो कि ये गलत होने वाला है और फिर भी गलती कर दी हो? यस। देखिए, क्या वो बहुत बड़ी गलती थी? अब इसको बहुत बड़ी या छोटी गलती का आकलन नहीं करते, लेकिन कभी कभी मालूम है कि ये गलती होने वाली है, लेकिन यू नो द गेम, यू नो द गेम ऑफ ऑलमाइटी। मुझे मालूम है, अगर मान लीजिए मेरे पास अभी मान लीजिए जेब में 2 लाख रुपया पड़ा है और मेरे सामने कोई इंसान आया, मुझे मालूम है कि मेरे जेब में 2 लाख रुपया पड़ा है, इसकी मुझे 4 दिन के बाद बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, और एक इंसान मेरे पास आया जो कि मेरा मान लो क्लोज है, और कहता है सर मुझे 2 लाख रुपया आप मदद करो, मैं आपको जो है 2 दिन के बाद दे दूंगा। ठीक है। अब मुझे पता था कि 2 दिन के बाद नहीं देने वाला है। ठीक है। और अगर मुझे पता ये भी है कि अगर मैंने इनको 2 लाख रुपया नहीं दिया तो इनको कितना नुकसान है। हाँ। और मुझे ये भी पता है कि ये 2 लाख रुपया अगर 4 दिन के बाद मेरे जिस काम में आने वाले थे वो नहीं मुझे मिला तो मुझे कितना नुकसान है। करेक्ट। और मुझे पता चला कि मुझसे ज़्यादा इनको ये 2 लाख रुपए की ज़रूरत ज़्यादा है। हाँ। तो ये जानते हुए भी मैंने गलती करी। हाँ। दैट इज़ हाउ समटाइम्स गॉड इज़ पुटिंग यू थ्रू सम टेस्ट। सर ये बोला जाता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले घर के बड़ों से एक बार बात कर लेनी चाहिए। हर घर में कोई फूफा जी होते हैं, पापा होते हैं, दादा होते हैं, दादी होती है, उनकी राय ली जाती है। तो ये एज के साथ इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाती है क्या? नहीं, दैट इज़ एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस है। इंट्यूशन पावर का किसी एज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव किए होते हैं, तो उनको एक पता होता है कि अगर ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पे बिल्कुल जो मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनकी राय लेनी चाहिए। आज भी अगर मेरे पास टाइम ट्रैवल की स्किल होते हुए भी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के से पूछता नहीं हूँ। मैं बिल्कुल, अगर मुझसे कोई बड़ा है उम्र में या यहाँ तक कि छोटा भी है, लेकिन उनको इस फील्ड का अनुभव ज़्यादा है। जैसे कि मैं आज मेरा मान लीजिए कोर्स का कैंपेनिंग चलता है, तो अब उसका क्या डिजिटल मार्केटिंग होता है, इसके में कौन कौन से टूल्स होते हैं मुझे नहीं पता है, तो नेचुरली मैं ये नहीं कहूँगा हाँ टाइम ट्रैवल से ही पता कर लूँ सभी, राइट सर। है ना। तो वहाँ पे मैं हेल्प लेता हूँ और बुज़ुर्ग हैं उनको भी पूछता हूँ। पर सर आजकल की जेन जी जनरेशन को आप कैसे बताओगे? क्योंकि उन्हें तो ये लगता है मुझे सब पता है, तो क्या उनके इंट्यूशन पे बिलीव कर ले हम? नहीं, एक होना ये फीलिंग कि मुझे सब पता है, वो एक बात अलग है, और सही में पता होना ये अलग, दोनों अलग बातें हैं। भ्रम का होना और जानकारी का रियल में होना बहुत अंतर है। वेल सर जैसे आपने बात करी टाइम ट्रैवल के ऊपर, तो जो इस साल हमारे 2025 में दुर्घटनाएं हुई है, चाहे हम पहलगाम अटैक बोले या फिर एयर इंडिया का क्रैश बोले या इंडिया पाक वॉर बोले, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता नहीं चली थी? आपने इनका प्रेडिक्शन नहीं किया था क्या? बिल्कुल किया था। कहाँ पे? हमारा यूट्यूब चैनल है दिव्य दृष्टि डिकोडिंग डिवाइन गार्डन्स के नाम से, उसमें हमने बहुत सारी प्रेडिक्शंस पहले से रखी हुई हैं। पर देखिए क्या होता है कि जरूर नहीं कि हर चीज़ की प्रेडिक्शन हमने करी हो। आपने होने से पहले बता दिया हाँ, था? होने से पहले, इट इज़ कितना देयर पहले ऑन द सर? रिकॉर्ड है। कितना पहले? जैसे इजराइल हमास का हुआ था, ठीक है, तो हमास का मेरे ख्याल से हमने 3 महीने पहले बताया था।
3 या 4 महीने पहले। तो लाइक आपने एक वीडियो बना के डाली तो आपके फॉलोअर्स ने बोला नहीं ये क्या बता रहे हो आप, ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इंडिया पाक वॉर का तो कोई सीन नहीं तो था। होते हैं, लेकिन जब होता है उसके बाद में एक्नॉलेज भी करते हैं ना कि हाँ ये आपने बोला था, ऐसा भी होता है। और लगभग कितने लोग फॉलो कर रहे हैं अभी आपको? टू बी ऑनेस्ट, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपने अभी जो सोशल मीडिया को हमने इतना अभी सीरियसली नहीं लिया था, हम वी वर नॉट दैट कंसिस्टेंट। अबाउट 10,000 होंगे। ओके, तो मतलब देयर आर अ bunch of people who are following your prediction also. नहीं वैसे देखिए, अगर हम खाली सोशल मीडिया की बात ना करें तो ऐसे तो लाखों लोग होंगे। अच्छा। ओके जो व्यक्तिगत रूप से हमारे संपर्क में, हमारी कम्युनिटी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे कोर्सेज के लोग जो हैं वही करीब 20,000 लोग होंगे जो सारे अलग अलग कोर्सेज तो सर आपके प्रेडिक्शन में कोई ऐसा वो नहीं है कि शेयर मार्केट में ये चेंज होने वाला है, उठा लो शेयर खरीद लो, गोल्ड खरीद लो? पता होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरह की जो सिद्धि या पावर होती है, दिस इज़ नॉट टू बी यूज फॉर ग्रेडी पर्पसेस। ओके। पर हाँ, अगर कोई इंसान मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि सर मेरे पास इतना पैसा है जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 4-5 महीने के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, तो ऐसी स्थिति में हम ज़रूर टाइम ट्रैवल करके उनको बता सकते हैं कि आपके लिए ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, किस किस में करना चाहिए। अब सर यही मेरा अगला सवाल है, जैसे हम बात कर रहे हैं ना इस टाइम ट्रैवल की और इस पावर की, दिस इज़ अ वेरी लीथल पावर, क्योंकि इसका गलत उपयोग हो तो पूरा मार्केट चेंज किया जा सकता है। अब मान लेते हैं आपने किसी को ये नॉलेज सिखा दी, वो आदमी तो घर पे बैठेगा, शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट करेगा और जितने पैसे छापने उतने छापता रहेगा। आपको डर नहीं रहता कि ये गलत हाथ में चली जाए या गलत उपयोग हो पर जाए? मैंने आपको पहले ही कहा ना कि हम गलत हाथ में देंगे ही नहीं ना। आज हमारे पास से जितने भी लोग टाइम ट्रैवल सीख रहे हैं, करीब 300 से अधिक लोग जो हैं, 330 लोग जो हैं जो हमारे साइकिक मास्टरी कोर्स में हैं। बिकॉज ये ऑनेस्टली कहता हूँ, दिस इज़ एक्सपेंसिव। टाइम ट्रैवल जो है थोड़ा उसका इसीलिए हमने रखा है कि जो इतनी फीस हमको दे पाएगा वो वही देगा जो इसकी वैल्यू समझता है। तो उस कोर्स के पहले ही हमारा एक एग्रीमेंट होता है काइंड ऑफ, जहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई ये स्किल का ये इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आपके मन में कहीं से आता है कि भाई मुझे, तो आप बताइए, हमको आपको बताएंगे। अगर आपको इन्वेस्ट करना है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसको कैसे खरीदना कर सकते हैं। बट ये इट इज़ नॉट फॉर स्पेकुलेशन, टू बी ऑनेस्ट। स्पेकुलेशन के लिए नहीं है। अगर आपको मैं कहूँ कि 2011 का जो वर्ल्ड कप था वो हमने सारी मैचेस पहले से प्रेडिक्ट करी थी। इवन लास्ट वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया जीता, जब आपको मालूम होगा कि इस बार के वर्ल्ड कप में तो सब इंडिया सेमीफाइनल तक अनबीटन था। हाँ, अनबीटन और सब बोलते थे कि इंडिया जीतेगा। हमने तो मैच की टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, शुरू भी नहीं हुई थी उसके पहले बता दिया था कि इस बार का वर्ल्ड कप में जो है फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलेगा और ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अब सोचिए, जिसको ये पता था अगर मैं सट्टेबाजी करता कितना पैसा कमा सकता था। और ऐसा नहीं, इसके बाद मेरे पास एक बंदे ने अप्रोच भी किया कि अच्छा 2011 में भी हुआ था ऐसा कि वर्ल्ड कप के बाद एक बंदा आया मेरे पास कहीं से, मेरा नंबर पता करके, आजकल तो नंबर अवेलेबल हो जाता है गूगल से देखो। सो ही केम विद अ ब्रीफकेस इन हैंड। बोले अभी पहले इधर उधर की बात की, फिर बोलता है सर ब्रीफकेस खोला। बोले सर ये इंडिया का साउथ अफ्रीका और यूरोप का टूर है, 5 ODI 2 टेस्ट मैच, इस तरह से कुछ 14 मैचेस हैं, एंड ये 50 लाख रुपीज़ है, आप मुझे इसका रिजल्ट बताओ। मैंने कहा पैसा ब्रीफकेस बंद कर। तो मुझे ये पूछे 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, कहाँ करूँ? मुझे इसकी पैसे की लालच मत दिखाई है। लेकिन अश्विनी जी, कभी ना कभी तो आपके मन में भी लालच आया होगा कि इतनी अच्छी पावर है मेरे पास, मैं तो करोड़पति बन सकता हूँ, एक बार मुझे केवल भविष्य देख के सही जगह पे लगाना है, लीगल होगा सब कुछ। तो आपके मन में कभी ऐसा लालच नहीं आया कि मैं पैसे कमा लूँ? देखो ऐसा है कि जब कभी भी ऐसा कोई ग्रेट पावर आपके पास आता है ना, तो ये कहते हैं कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। राइट। एक जिम्मेदारी होती है। एंड मैं कई बार कहता हूँ कि दिस पावर इज़ नॉट टू बी यूज फॉर पर्सनल ग्रीड्स, नंबर 1। दूसरी बात क्या होती है कि अगर मान लीजिए मेरे मन में लालच आया, एक पल के लिए मान लेते हैं, और मैंने इस लालच के चलते टाइम ट्रैवल सेशन किया कि भाई कौन सी कंपनी का स्टॉक गिरने वाला है या बढ़ने वाला है, तो ये 90% चांसेस ये है कि मेरी जो सेशन की आउटकम है टाइम ट्रैवल की गलत आएगी। अच्छा, ऐसा क्यों सर? बिकॉज दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियस इंटरफियरेंस। अच्छा। कौन चाहती है ये
मेरी बुद्धि चाहती ना, तो मेरी इंस्टिंक्ट जो है उसके ऊपर बुद्धि हावी हो जाएगी। और यही गलत, ये सभी लोगों की प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट यूजिंग दी बोथ दी पावर्स इंस्टिंक्ट एंड इंटेलेक्ट इन बैलेंस्ड वे। अगर मैं मेरे बुद्धि से प्रभावित होके ये जानने की कोशिश करूँगा तो चांसेस है कि ये गलत आएगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको बड़े विवेक बुद्धि से उपयोग करना होता है। ओके। पर मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ ताकि मेरे जीवन में एक फिनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी बने रहें। तो सर, जो आपका अभी ये स्टेट ऑफ माइंड है कि मुझे आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई अचीवमेंट, मैं इस समय बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मैं लोगों का भला भी कर रहा हूँ, और जो आप इस समय मेंटल स्टेट में हो, इसे ही हम चित्त बोलेंगे? चित्त की एक अवस्था है ये चित्त नहीं है, पर ये चित्त की एक अवस्था है जिसको आप ब्लिस कह सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग इसे माइंडसेट बोलेंगे कि अश्वनी जी का माइंडसेट इतना अच्छा है कि उनके मन में गलत विचार नहीं आते, लेकिन आपका कहना यह है कि मेरा चित्त बहुत ही पावरफुल है, मेरा मन और मेरा दिमाग बिल्कुल एकदम सही जगह पे अच्छे से काम कर रहे हैं, इसलिए वो लालच नहीं आ रहा, ऐसा बोलेंगे सर? मैं जहाँ तक समझता हूँ, जैसे माइंडसेट की आप बात कर रहे हो ना, उसको आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे किसी इंसान की एक पर्टिकुलर थॉट पैटर्न होती है जो आप कहते हैं विचारधारा, तो ये एक माइंडसेट कहेंगे जिसको हम बिलीफ के साथ रेट कर सकते हैं। पर जो आप जो पूछ रहे हो ना, उसको मैं कहूँगा चित्त की अवस्था। अगर आप मेरी बात करें तो मैं उसको कहूँगा ब्लिस। ऐसा नहीं है कि मुझे ज़रूरत अभी नहीं है, या मुझे, जैसा आपने कहा कि आप अपने अचीवमेंट से संतुष्ट हैं या अभी कुछ अचीव करना बाकी नहीं है, अभी तो मुझे जो अचीव करना है उसका 50% भी नहीं हुआ है, आगे बहुत कुछ करना है अभी। सर, आपके प्रोग्राम के अंदर ना, जैसे इसे लोग क्या बोलते हैं कि सब कॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग आप इसे बोलते हैं, और क्रिटिक का ये मानना है कि इसे ही माइंड कंट्रोल बोला जाता है। तो क्या आप उसी चीज़ों पे काम कर रहे हो विद अ डिफरेंट नेम टैग? देखिए, जो आम बोलचाल में यूज़ होता है माइंड कंट्रोल, मैं फिर से एक बार आपको कहता हूँ कि ये फ्लॉ है बहुत बड़ा लोगों के कंसेप्ट में। इट इज़ चित्त, ठीक है। माइंड को आप यू कैन नॉट कंट्रोल स्पेस, आप एक समझिए, है ना। नहीं, यहाँ पे बात हो रही है रीप्रोग्रामिंग की, कि मैंने आपका मैं उसी की बात कर रहा हूँ, रीप्रोग्राम कर दिया सर। रीप्रोग्राम। तो आप रीप्रोग्राम किसको करोगे? अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में आप बात कर रहे हो और नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है, आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? स्पेस में जाके कुछ करोगे या मोबाइल टावर की कैपेसिटी को बढ़ाओगे? सर, मैं तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, फ्लाइट मोड पे लगा के हटा दूंगा। मैं रीसेट कर लूंगा फ़ोन अपना, या रीस्टार्ट कर लूंगा। बोले कुछ तो वही तो आप मोबाइल को, हार्डवेयर को रिप्रोग्राम करोगे ना, बात तो ये हो गई ना। तो यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ कि या तो आप मोबाइल में कुछ रीसेट करोगे जो आपने कहा, या तो आप भाई मोबाइल कंपनी का जो टावर है मोबाइल कंपनी को करोगे, भाई मेरा नेटवर्क नहीं आया तो कंपनी देखेगी, तो वहाँ शायद दूसरे टावर की ज़रूरत है तो अब लगाएगी। तो वहाँ आप स्पेस को कुछ नहीं करते, यू आर डूइंग रीप्रोग्रामिंग इन द हार्डवेयर। तो जहाँ हम रीप्रोग्राम की बात करते हैं तो यू एक्चुअली डू इट विथ योर ब्रेन यूजिंग चित्त। योर ब्रेन इज कनेक्टेड विथ चित्त। ठीक है सर, अगर आपकी प्रेडिक्शन इतनी अच्छी है और आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी गवर्नमेंट एजेंसी की आप पे नज़र भी गई होगी। तो अभी तक गवर्नमेंट आपको हायर क्यों नहीं कर लेती अपने इन्हीं कामों के लिए? ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया है, कुछ बातें यहाँ शेयर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, बट यस देयर आर इंस्टेंसेस जो हमने किया है बहुत सारी गवर्नमेंट के लिए? आप इसे गवर्नमेंट के लीजिए, गवर्नमेंट की एजेंसी कर लीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने किसी एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल को पकड़वाया है तो इट इज़ ऑन रिकॉर्ड है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, और इन्हीं सारी प्रेडिक्शन से? यस, टाइम ट्रैवल के जरिए। क्या मतलब, कैसे आपने किया ये? क्या बताया आपने उन्हें? जैसे कोई क्रिमिनल है, वो एब्सकॉन्डिंग है, ओके, पुलिस उसको ढूंढ रही है काफ़ी समय से, तो उसका वेयर अबाउट कहाँ पर है ये आपने बता दिया? जी, इट्स ऑन रिकॉर्ड। क्या बात कर रहे हो? यस, तो ऐसे तो मतलब आपने पूरा ये बता दिया कि इस एरिया में होगा, इस तरह से होगा।
हमने ऐसे बताया था कि मान लीजिए एक क्रिमिनल है, हाँ जी। ओके, एंड ही वाज अब्सकॉन्डिंग, तो हमने बताया कि ये जो क्रिमिनल है हम्म, अभी राजस्थान के किसी इस तरह के इलाके में है। देखो, मान लीजिए जिस जगह पे मैं कभी गया ही नहीं, हम्म, तो मैं उसका नाम लेके तो नहीं बताऊंगा ना। करेक्ट तो करेक्ट। मैं, जैसे मैं नोएडा मान लो नहीं आया कभी, तो मैं उसको नोएडा है ऐसा तो बोलूँगा नहीं। मैं ये बोलूँगा कि जिस जगह पर ये है हम्म, उस एरिया में कोई ऐसा प्रोमिनेंट हम्म, लैंडमार्क है। ओह ओके ओके। से आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, हम्म, और प्रॉब्ली ये ऐसा ऐसा है। हम्म, तो हमने बताया था कि राजस्थान में है प्रॉब्ली, और कोई गांव है और गांव के नज़दीक में इस तरह सा कोई जगह है, और जिस जगह पे झोंपड़ी टाइप की जगह है जहाँ पे वो है उसके बाहर एक साइकिल रिपेयरिंग की शॉप है, और वो किसी का इंतज़ार कर रहा है, एस्कॉर्टिंग करके उसको ले जाए वहाँ से, और वहाँ से निकल जाएगा। सो बाय द टाइम अगर पुलिस, अगर राजस्थान पुलिस को भी पता है तो तब तक वो निकल जाएगा। तो हमने बोला था कि अगर आप मुंबई से सूरत के रेलवे स्टेशन के बीच में वॉच रखेंगे तो पॉसिबिलिटी कि वहाँ से पकड़ा जाएगा। नहीं, वो स्कॉट फ्रॉम वापी रेलवे स्टेशन। अरे वाह क्या बात है सर, क्या और बात ऐसे एक नहीं, कुछ चीज़ें बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस हम बता नहीं सकते यहाँ पे। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम सर, पर इतनी भी आपने किया ये ऑन तो रिकॉर्ड बहुत है हेल्प है जी। सर। ये अगर आप इतना भी बता पा रहे हो, ये सारी चीज़ों में हेल्प कर पा रहे हो, ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है ना। इसी से एक और सवाल निकलता है सर कि अगर माइंडसेट पे इतना कंट्रोल है, सॉरी मैं माइंडसेट कह रहा हूँ, चिट पे अगर इतना कंट्रोल है, और अगर इसको रीप्रोग्राम या फिर सही किया जा सकता है, तो जितने भी क्रिमिनल्स हैं हमारे इंडिया में, क्या उनके भी कुछ, उनके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, उनके माइंडसेट को सही कर दे तो क्रिमिनल ही हमारे यहाँ कम हो जाएंगे। देखिए, जो क्रिमिनल्स होते हैं, मैंने कैदियों के लिए भी प्रोग्राम किया है जेलों में, जेल में, कि उनके, जिसको आप माइंड सेट कह रहे हैं, मैं उनको चित्त की अवस्था कहता हूँ। तो उनकी चित्त की अवस्था को कैसे बदला जाए उसके ऊपर काम किया है। और मैं अपनी क्षमता से जो भी ऐसे मुझे मिलते हैं लोग, उनको मैं बिल्कुल अपने हिसाब से, आप कह लीजिए कि हेल्प करते हैं, काउंसिल करते हैं, समझाते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहूँ कि मेरे पास दो विकल्प थे, मैंने आपको जो बताया ना, कि ये या तो मैं इसी सिद्धि को अपने तरफ के लिए कैपिटलाइज करके कोई ऐसा स्वांग रच लेता, जैसे लोग अक्सर मानते हैं गुरु जी मतलब दाढ़ी होनी चाहिए, माला होनी चाहिए, कर लेता और मज़े से अपने बड़े बड़े क्या बोलते हैं सभाएं भरता जहाँ लोग आते, और मैं पैसे कमाता। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ये ना करते हुए हमारे देश में फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, अपने बेहतर भविष्य के लिए ऐसे लोग ढूंढूं कि जो ये सीख सकते हैं और उन लोगों तक ये पहुंचाऊं। और इसलिए सबसे पहले मैंने मेरे बेटे को सिखाया। मेरा पुत्र देवांग, ही इज़, इवन कहूँगा कि मुझसे भी 4 कदम आगे गया। उसने उसमें अपना रिसर्च करके उसमें, और उसने यहाँ तक डेवलप कर लिया कि वो ज़्यादा प्रिसीजन से चीज़ें प्रिडिक्ट करता है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को तैयार किया जाए। आने वाले समय में हमारे देश को ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज ऑलरेडी ये हो चुका है। मैं आपको बताऊं, इन दी फ्यूचर इट विल, जो युद्ध लड़े जाएंगे वो केवल देश की सीमाओं पे नहीं लड़े जाएंगे, बट इट वुड बी काइंड ऑफ साइकिक वॉर। एंड मैं कहूँगा हर परिवार में एक ऐसे साइकिक वॉरियर की ज़रूरत होगी। हर परिवार को हम ये नहीं बोल सकते कि अपनी एक संतान को आर्मी में भेजिए, हालांकि कुछ कंट्रीज़ में तो ये भी हो रहा है कि आपकी संतान होती तो आपको उनको कंपलसरी आर्मी में कुछ साल भेजना पड़ता है। हमारे देश में ये नहीं है, पर आने वाले समय में ये जो मैं कह रहा हूँ ये सत्य होने वाला है कि इट विल बी एन एरा ऑफ साइकिक वॉर, और इट इज़ मस्ट फॉर एवरीबडी टू एटलीस्ट लर्न व्हाट इज़ साइकिक एबिलिटी। साइकिक को कभी लोग गलत उसमें एंगल समझ, साइकिक और साइको में बहुत फ़र्क है। कोई आदमी जो है ना बहुत पागल टाइप का बिहेव करते हैं, इज अ साइको कहते हैं, ओके, वो एक अलग है, इट्स काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। एंड साइकिक होना ये है कि किसी इंसान का चित्त के ऊपर अपना वश है, अपनी एनर्जी और कॉन्शियसनेस पे वश है, एंड इज एबल टू यूज़ द पावर ऑफ हिज साइकिक पावर। सर मुझे इस पे एक और मेरा सवाल था, जैसा आप कह रहे हैं साइकिक पावर है, तो ये ब्रेन से कनेक्ट है।
अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस आदमी का तो दिमाग खराब हो गया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी का दिमाग ही खराब हो जाए? हाँ, हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि साइकिक पावर जो साइकिक्स होते हैं, जैसे मैं एक साइकिक हूँ, मान लीजिए मैं टाइम ट्रैवल करता हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, और उसमें से कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हम अपने कोर्सेज में सिखाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि इट डज़ नॉट अफेक्ट माई ब्रेन। एक एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो क्या उनको अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी के ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा? ही हैज़ टू मेंटेन हिज फिजिकल हेल्थ, उनको अपना फिट रखना पड़ेगा। इसी तरह से हमें भी अपने मेंटल हेल्थ को और अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को फिट रखना पड़ता है, और इसके लिए जो भी ज़रूरी होता है हम करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जो साइकिक्स होते हैं, इट्स दे आर मोर लाइकली टू डिप्लेट देयर B12 एंड D3। B12 विटामिन, D3 डिप्लेट हो जाता है बहुत जल्दी से, क्योंकि आपका ब्रेन की न्यूरल एक्टिविटीज़ इतनी फास्ट होती है, B12 ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो वी हैव टू कीप ऑन चेकिंग आवर B12 लेवल ऑलमोस्ट पीरियडिकली। और उसके लिए अगर मुझे B12 किसी भी रूप में लेना पड़े, फूड सप्लीमेंट के रूप में या फूड के रूप में या इंजेक्शन के रूप में, तो करना पड़े। तो लाइक जैसे हमने सवाल पूछा था कि दिमाग खराब हो जाता है, वो दिमाग आप सही कर देते हो? ओके, वेरी गुड। सो दिमाग PNRP में वो भी है, PNRP साइको न्यूरो रीपैटर्निंग, हाउ यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर साइक and consciousness, and using the power of consciousness you can control your brain, and through the you can reverse the this neural pattern आपकी जो है ना। अब सर मुझे एक और मतलब मेरे मन में सवाल आया है, जैसे ना बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में ना बेशुमार दौलत और नेम फेम कमा लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, हम जैक मा की बात करेंगे, इलॉन मस्क की बात करेंगे, जेफ बेजोस की बात करेंगे। दे आर कंसीडर एज टू बी अ वेरी वेल्दी विद देयर ब्रेन, है ना? हाँ, वेल्दी। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में नॉलेज और स्किल होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है? इसके दो अलग अलग आंसर हैं। दिमाग का खेल तो है ही है, केवल दिमाग होने से नहीं होता है। सी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हू नो मैनी थिंग्स, राइट, बट दे डोंट डू एनीथिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। Okay, once you have knowledge, you should also have intelligence, and if you have knowledge and intelligence, you should also have wisdom. ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। Knowledge is knowing, and intelligence is knowing when to use what you know. कई लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन अपना नॉलेज का उपयोग गलत जगह पे कर लेते हैं। पर सर हमारी सोसाइटी में इसे किस्मत बोल दिया जाता है कि तेरी किस्मत में ही नहीं है। किस्मत एक अलग चीज़ है, जिसको जैसे आपने जैक मा की और वॉरेन बफेट वगैरह लोगों की बात करी, तो सभी की अपनी अपनी कार्मिक जर्नी है। ओके, वो भी एक है, वो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो गया। लेकिन जैसे आपने कहा कि हाँ, वो सारा दिमाग का खेल है, यस, दिमाग का खेल है, लेकिन जैसी एलन मस्क की बुद्धि है, उनसे भी नॉलेजेबल इंसान क्या नहीं होगा इस धरती पर? होगा, डेफिनेटली। पर वो उनके इतना कामयाब शायद मटेरियली नहीं है। बस फ़र्क इतना ही है कि कई लोगों के पास नॉलेज है पर इंटेलिजेंस नहीं। दे डोंट नो व्हेन टू यूज़ द नॉलेज दे हैव। एंड विजडम होना, व्हाट इज़ विजडम? नोइंग व्हेन नॉट टू यूज़ व्हाट यू नो। लेकिन सर हमारे भारत में तो कल्चर ही अलग है ना। लोगों को बोला जाता है सफ़ेद कपड़ा पहनो, लक्की नंबर फॉलो करो, शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाओ, बहुत सारी और चीज़ें करो। इन सब चीज़ों से जो तुम्हारी कृपा रुकी हुई है वो पूरी हो जाएगी, और जो तुम मांगते हो वो सब तुम्हें मिल जाएगा। हम सब तो इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं। यही तो बड़ा दुर्भाग्य है कि पीपल वांट चेंज इन देयर लाइफ, बट दे डोंट वांट टू वर्क ऑन देयर इनर सेल्फ। पर एक्सटीरियर सेल्फ पे बाहरी सब चेंज हो जाए ताकि मुझे अच्छा लगे। अगर मेरे सर पे बाल अस्त व्यस्त है तो मैं आईने के ऊपर कंघा घुमाऊंगा तो हो जाएगा, या मुझे खुद के बालों को ठीक करना पड़ेगा? यही दुर्भाग्य है कि पीपल वांट शॉर्टकट हर चीज़ में। एंड यही एक सबसे बड़ी आज की जो जनरेशन है, या इन टोटालिटी अगर मैं समाज की बात करूं, दैट इज़, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सफ़ेद कपड़ा पहनो या ये अंगूठी ना ये पहनो, या जैसे आपने जो उदाहरण दिए,
वो सबकी अपनी अपनी आस्था का सवाल है। और अगर ये काम करता भी है तो इसलिए क्या, बिकॉज यू बिलीव इन इट। जब आप किसी चीज़ को बिलीव करते हो तो आपका ब्रेन जो है वो एक अलग लेवल पे काम करता है। इट रेडियस अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। एंड जैसे कि मैंने कहा कि एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस एंड एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। तो कभी कभी आपकी बिलीफ इतनी एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस के लेवल पे एक लेज़र बीम की तरह काम करती है एंड आपको लगता है रिजल्ट मिल गया तो इसी वजह से हुआ, बट इट इज़ जस्ट सिंपली पावर ऑफ योर कॉन्शियस अवेयरनेस। सर मेरा एक और सवाल है मन में कि आप इतनी साइंटिफिक बातें करते हैं और मार्केट में इस समय चल रहा है एआई, तो आपको ऐसे नहीं लगता कि मैं अगर आपसे ये नॉलेज ले लूँ तो आगे चल के तो एआई ने वैसे ही मुझे ओवरकम कर देना है, तो मेरी ये नॉलेज तो किसी काम की नहीं रहेगी? देखो, एआई इज़ वेरी यूज़फुल, लेकिन एआई सब चीज़ का विकल्प नहीं है। अगर आज भी आप चैट जीपीटी को कुछ ऐसे सवाल पूछोगे तो चैट जीपीटी भी आपको बोल देगा आई एम सॉरी आई डो नॉट हैव इनफ डाटा, ऐसा करके चैट जीपीटी भी कभी कभी कर से सॉरी फिगर। अगर आप मान लीजिए आप एआई को ऐसा सवाल पूछते हो कि कोई इंसान, पर्टिकुलर इंसान, मान लीजिए ही इज़ अ टेररिस्ट एंड कोई साजिश कर रहा है कहीं आतंकवादी हमले की, क्या चैट जीपीटी बता देगा कि ये आतंकवादी हमला करने वाला है? और क्या आप बता देंगे सर? जी बिल्कुल बता देंगे, और एक्यूरेसी से? ऑलमोस्ट 99.9% एक्यूरेसी से। ओके। ये एक मैंने एग्जांपल दिया। चैट जीपीटी को अगर आप ये पूछो कि कोई एक किसी सीक्रेट लैब में कोई एक व्यक्ति कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो कि आने वाले समय में मानव जाति के लिए खतरा भी हो सकता है या बहुत अच्छा भी हो सकता है, अगर आप ये पूछो चैट जीपीटी को कि ऐसा क्या सीक्रेट प्रोग्राम चल रहा है, क्या चैट जीपीटी बता देगा? हम बता सकते हैं टाइम ट्रैवल के जरिए, और मैं बता सकता हूँ, ऐसा नहीं, जो भी सीख रहे हैं जब सीख लेंगे बता सकते हैं। पर ये तो सर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया हुआ ना। मैं एआई का स्ट्रॉन्ग एरिया ले लूँ, जैसे डेटा एनालिसिस एआई बहुत अच्छे से करेगा, शायद आप उतना अच्छा ना कर पाए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में मतलब एआई को आप कैसे देखते हो, एक अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? डेटा नहीं, इट्स एन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। थ्रेट तो देखिए, जो भी नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो थ्रेट नहीं है। वो थ्रेट तब है जब आप उसका प्रॉपर यूज़ ना करें। अगर उसका प्रॉपर यूज़ करें तो वो बेनिफिट है। अगर मान लीजिए मैं कोई टाइम ट्रैवल सेशन करके कुछ इन्फॉर्मेशंस निकालता हूँ और उस सारे इन्फॉर्मेशंस को मुझे एसिमिलेट करना है या कुछ कंक्लूड करना है, तो डेफिनेटली मैं उसमें भी ये का हेल्प ले सकता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए हमारा कोर्स है कोई, अब उसका मुझे फेज वाइज नहीं पता है, मेरे पास तो एक जस्ट एक्सपेरिमेंट किया, मैंने रिसर्च किया और मेरे पास एक कंसेप्ट है, ठीक है, कि सबकॉन्शियस माइंड जो समझें लोग वो ऐसा नहीं है। स्पेस एंड टाइम के बीच में भीतर जो है वो कॉन्शियस, सब इट इज कॉल्ड सब पार्ट ऑफ कॉन्शियस, बाकी अनकॉन्शियस ये। तो ये सारा जो मेरा एक थीसिस है जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ को सबमिट भी किया है। अब इस थीसिस पर मुझे कोर्स के फॉर्म में इसके लोगों को कैसे सिखाना, उसको फर्स्ट लेवल, सेकंड, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल कैसे करना, वो अगर मुझे मॉड्यूल तैयार करना है तो डेफिनेटली मैं चैट जीपीटी को पूछूंगा कि ये मेरा रिसर्च है, ये मेरा कंटेंट है, उसमें से मुझे मॉड्यूल वाइज एक कोर्स बना के दो। सर बाय द वे, जैसे आप जो कोर्स कराते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है? एनीवन कैन डू, मतलब कोई एज लिमिट और एजुकेशन रिक्वायर्ड है? एनीवन कैन, नो, एजुकेशन का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एनीबडी हु इज़ एक लेवल एडेड है जो उस कंसेप्ट को समझ सकता है। एनीबडी फ्रॉम यू कैन से 18 ईयर्स टू अपर एज लिमिट, तो कुछ भी हो सकता है। एनीबडी कैन लर्न। और कितना टाइम लगता है सर इसमें? देखिए, जहाँ तक सीखने की बात है, अगर मैं कहूँ कि आपको वायलिन सीखना है तो कितना टाइम लगेगा? जहाँ तक सीखने की बात है वो तो 1 महीने में सीख लोगे। हाँ, भाई कितने सरगम हैं, क्या ये है, सुर कितने हैं, लेकिन इसके अभ्यास करके आपको उस लेवल पे आना, तो वो अभ्यास की बात हो जाती है। तो जहाँ तक सीखने की बात है 1 हफ्ता काफ़ी है। 1 हफ्ते में हो जाए? 1 हफ्ते में। वाओ, दैट्स वेरी शॉर्ट। फिर उसका आगे आपको
एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है, इसमें अभ्यास करते हैं। और उससे हम परफेक्ट बनते हैं। बिल्कुल। ओके ओके ओके, वेरी गुड सर। सर जैसे ये सारी चीज़ें अगर मैं सीख भी लूँ तो क्या इन्हें सीखने से, जैसे आदमी तो ROI की बात करता है ना कि मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, तो आपका 1 हफ्ते का प्रोग्राम अगर मैं ले भी लूँ तो मुझे रिटर्न क्या है? मतलब कहीं पे नौकरी लग जाती है मेरी, या मैं पैसे कमाने लगता हूँ? देखिए, ये जो सिद्धि का ज्ञान होता है, इस पे आप ROI की बात करोगे तो बहुत भौतिक बात करोगे। मैं तो बहुत ऊपर की बात करता हूँ, इससे भी ऊपर की बात। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, उसमें ये होता है कि आपने अभी जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाया, आपको 30% ROI मिल गया, राइट। बट दैट इज़ नॉट परमानेंट। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू लूज इट, कहीं और करोगे लूज इट। लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न मिलेगा दैट इज़ परमानेंट, नंबर वन। जो आप सीखोगे उसका एप्लीकेशन जो है वो इतना बड़ा व्यापक है कि आप जो जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि मैं मेरी जो इनकम है या जो मेरी अभी जो जॉब में जो स्थिति है वो और बेहतर हो जाए। या मुझे, अगर आप जॉब करते हैं, मान लीजिए, और जॉब से खुश नहीं है बट कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, तो जब आपने ये सीख लिया, जो हमसे साइकिक मास्टरी या टाइम ट्रैवल कर लिया, सीख लिया, तो उससे आप ये पता कर सकते हैं कि मेरे लिए बेहतर क्या है, व्हाट शुड आई बी डूइंग एक्चुअली। यहाँ पर मैं आपको मेरी एक रियल लाइफ किस्सा बताना चाहूँगा। 2008 में जिस व्यक्ति ने मेरा वेबसाइट, पहले फर्स्ट वेबसाइट मेरा जो बनाया था, तो मैं उनको मिलने गया था, वो थोड़े उदास से बैठे हुए थे। तो मैंने जस्ट पूछा, भाई क्यों इतने उदास लग रहे हैं? बोले सर थोड़ी गोइंग थ्रू सम चैलेंजेस, स्ट्रगल चल रहा है, ये है वो है, समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करें। बोला आप कुछ बताते नहीं होंगे। बोला आपने पूछा नहीं है। तो मैंने उसके लिए एक टाइम ट्रैवल सेशन किया और मैंने उनको जब बताया, हम जब टाइम ट्रैवल सेशन करते हैं तो पेपर पे एक स्केच बनता है, हम जो भी परसीव करते हैं। तो वो स्केच मैंने उनके सामने रखा और मैंने बोला मेरे टाइम ट्रैवल में तो ये आ रहा है कि आप आगे चल के कुछ मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस करने वाले हो, वो भी फार्मा की मशीनरी है। तो बोले कहाँ, मैं तो IT का बंदा, मुझे मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ ABC भी पता नहीं है। पर जब मैंने वो स्केच दिखा तो उन्होंने कहा कि ये जो स्केच बनाया है, ऐसे मशीन के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और देयर इज़ अ कंपनी इन हैदराबाद, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, करीब 6 या 8 महीने के बाद वो कंपनी में कोई उनका मीटिंग था, हैदराबाद गए थे, तो वो कंपनी ने बोला कि गुजरात जो है वो फार्मा कंपनियों का हब है और हम चाहते हैं कि गुजरात में एक प्लांट डालें, तो वाई डोंट वी डू अ जॉइंट वेंचर, गुजरात की फैक्ट्री आप सब लोग जॉइंट वेंचर करते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज दैट टुडे ही इज़ द पार्टनर इन दैट कंपनी और फार्मा मशीनरी बना रहे हैं। वेरी नाइस। सर आप बाकियों का तो प्रेडिक्शन इतने अच्छे से कर रहे हो, आपने अपना प्रेडिक्शन किया है? क्योंकि आजकल तो ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ऐसा तो नहीं होगा आने वाले टाइम में जो आपका ये प्रोग्राम है ये ऑब्सोलीट हो जाए? मैं वो सब नहीं सोचता। प्रिडिक्शन कौन करेगा? अपनी खुद की प्रिडिक्शन, जो अपने फ्यूचर को लेकर या अपने जीवन को लेकर असमंजस में हो। आप नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनका? जो देखिए, जो मेरे वहाँ या मेरे साथ काम करते हैं, उनका मेरी चेतना के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। तो आप ये मान सकते हैं कि वो मेरी चेतना के जरिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है। मेरे भाग्य बल के साथ में उनका भाग्य बल जुड़ा हुआ है। सो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरा जब अच्छा होगा तो उनका अच्छा ही होने वाला है। और मुझे इतना पक्का पता है कि मेरा अभी अच्छा ही होने वाला है। मेरे साथ जो बुरा होना था ना, वो 2001 के पहले सब हो चुका। 2001 के बाद मेरा जो फ्यूचर ट्रैजेक्टरी इज़ गोइंग वेरी वेल। एंड दूसरा कि जो टाइम ट्रैवल की विद्या को जान लेता है, वो कभी पास्ट या फ्यूचर में नहीं जीता है, वो नाव में जीता है, प्रेजेंट में भी नहीं जीता। ही लिव्स इन नाउ। सर एक सवाल है, आप बुरा मत मानना। जैसे कुछ साल पहले हमने देखा था कुंडली को लैपटॉप में डाल दिया, आज की तारीख में किसी की भी डेट ऑफ बर्थ डालो, जी। कुंडली निकल आती है। जी जी तो जी। आपकी स्किल को क्या लैपटॉप में या किसी सॉफ्टवेयर में डाला जा सकता है? नहीं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखिए, देखो कुछ, आप साइंस को भी मानते हो। हाँ, साइंस है तो पॉसिबल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल लेकिन हुई है। साइंस की अपनी कुछ लिमिट्स हैं, है ना। साइंस है तो पॉसिबल है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन आज का जो साइंस है और आगे जो होगा, साइंस की अपनी एक लिमिट है, ठीक है। थोड़ा वियर्ड लगेगा,
लेकिन क्या साइंस बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं। पर सर टेस्ट ट्यूब बेबी, लेकिन उसके लिए भी आपको एक स्पर्म और एक ये एग, एग की ज़रूरत पड़ेगी। राइट। क्या वो कर सकता है साइंस? क्या पता फ्यूचर में कर पाए सर। क्योंकि इतना भी किसी देखो, ने नहीं इससे सोचा था। अनुमान कहा जाता है। कन्विक्शन में और अनुमान में बहुत अंतर होता है। तो टाइम ट्रैवल में कन्विक्शन होता है, अनुमान नहीं होता है। पर मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है? क्योंकि अगर ऐसा हो जाए सर, तो देखो हमारा इंडिया कितना एडवांस हो जाएगा। पहला, हमारे पे एआई है, हमारे पे साइंटिस्ट है, ठीक है। दूसरा, हमारे पे एस्ट्रोलॉजी भी आ गया, और तीसरा, आप जैसी पावर आ गई। तो हम तो युद्ध होने से पहले जीत जाएंगे, मार्केट क्रैश होने से पहले संभल जाएंगे, कुछ भी बुरा होने से पहले सब सही हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन ये तब जो हो जाएगा ना, आज तो मैं अकेला हूँ या मेरे साथ जो 40 लोग हैं जो टाइम ट्रैवल सीख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना। जिस दिन 140 करोड़ वाली आबादी वाले देश में अगर 4 लाख लोग जिस दिन ये जानते होंगे, उस दिन वाकई में इस देश का भविष्य बदलेगा। तो सर मुझे ये बताओ, आप इसे फैलाने के लिए क्या कर रहे हो? हम कोर्स करते हैं, सिखाते हैं। आजकल सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चलते हैं। ये पॉडकास्ट में क्यों बैठा हूँ, वर्कशॉप वगैरह भी होती है आपकी? वर्कशॉप होती है। क्योंकि सर देखिए, हर आदमी के पास ना उतना पैसा नहीं है कि वो आपको फीस दे पाए। आप तो ये सारी चीज़ें कर रहे हो ताकि आपका नेम, फेम और पैसा आपके पास आए। हर इंसान के पास तो पैसा नहीं है ना सर। नहीं, बिल्कुल हम करते हैं। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो पात्र है पर उनके पास पैसा नहीं है, मैं सिखाऊंगा। कई लोगों को सिखाया है। देयर आर पीपल। ऑलरेडी आपने सिखाया है? ऑलरेडी सिखाया है। ओके। पर आपने बताया नहीं पहले कभी? मैं इसका प्रचार नहीं करता कुछ चीज़ें जो हैं, क्योंकि अगर मैं ये प्रचार करूंगा ना तो मेरा भाव बदल जाएगा, वो अहंकार प्रेरित होगा। एक होता है आप किसी को किसी संस्थान में जाके दान देते हैं। सर मैं वही बात बोलना चाह रहा हूँ, लोग आज की तारीख में दान भी ऐसे देते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है। हाँ, और Social चाहेंगे कि अपने media, मेरे नाम की तख्ती लग जाए। मेरे नाम का बोलबाला हो। तो वहाँ पे देखिए उनका ये फिर सतोगुण नहीं रहा, वो रजोगुण ही हो गया, अच्छा, है ना। तो इसका इम्पैक्ट हमारे चित्त पे पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसलिए आप, ओके, वेरी गुड। पर सर मतलब एक मेरा और सवाल है कि आपका कोई ऐसा शिष्य हुआ है अभी तक जिसे आप बोल सकते हो कि हाँ ये मेरे से ऊपर जा सकता है ना, मेरे बेटा। अच्छा। ऊपर जा सकते, मेरे से ऊपर है। आपका बेटा है इसलिए ऊपर जा सकता है, या उनका चित्त इतना स्ट्रांग है इसलिए ऊपर जा सकता है? नहीं, देखो, मेरा बेटा है, वो एक परमात्मा की व्यवस्था है। लेकिन आज जो इस जन्म में मेरा बेटा है, वो मेरे पिछले जन्म में मेरा डिसाइपल था, इस जन्म में मेरा पुत्र बन के आया है। पर सर महाभारत की बात करें तो सबसे अच्छा, मतलब जिसे बोले ना स्किल के बेस पे, तो अश्वत्थामा था। लेकिन अर्जुन की हमेशा तारीफ हुई है, कोई अर्जुन नहीं मिला आपको अभी तक? है, हमारे पास सीख रहे हैं ना लोग। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, इतने सालों से हमने टाइम ट्रैवल सिखाने का अभी डिसाइड नहीं किया था, न हम कहीं इसको इस तरह से बोले। क्योंकि पहली बात तो ऐसा लोगों को, अरे यार ऐसा थोड़ी होता होगा, ऐसा थोड़ी होता होगा। लेकिन आज, क्योंकि पहले विश्वास नहीं करते थे लोग, आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक नहीं सैकड़ों प्रमाण है। भारत का हर चैनल, हर अखबार जांच परख कर चुका है। मेरे पास दिखाने के लिए 50 ईमेल है कि देखो ये घटना घटी थी, हमने फलाना अथॉरिटी को ये ईमेल भेजा था। यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि ये घटना घटी थी। जैसे जैसलमेर में तेजस एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन क्रैश हुआ, उसके एक हफ्ते पहले बाकायदा स्केच बना के दिया था कि आने वाले 10 दिन में ऐसी कोई घटना होगी जिसमें डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट, जो मेरे बेटे देवांग ने किया था ये सेशन टाइम ट्रैवल, जिसमें इसने बोला था कि डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, ऐसे क्रैश होता है। और बाकायदा स्केच बनाया था कि ऐसी कोई लंबी दीवार है, उस दीवार से टकराएगा। और जब ये घटना हुई और उस घटना के दृश्य जो टीवी पर दिखाए गए और उसने जो स्केच बनाया था, इट वाज 100% सेम। ओके ओके। तो आज हमारे, तो अब जब ये मेरे पास दिखाने को कुछ है, तब मैं लोगों को अनाउंसमेंट किया कि आप, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि आज इस ज़माने में देखो हर चीज़ की एक कीमत है। राइट सर। देयर इज़ नथिंग फ्री। राइट। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपसे कोई ये सिखाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको मान लो 5 लाख रुपये लूँगा, कन्विक्शन ज़रूरी है ना। आज मेरे पास है,
तो आज मेरे पास 40 ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी टाइम ट्रैवल सीख रहे हैं। और ऐसा नहीं है 40 ही क्यों, 4000 क्यों नहीं है, फिल्टर आउट होते हैं ना भाई। आए तो सीखने मेरे पास बहुत, फिल्टर आउट करते हैं। ऐसा नहीं कोई भी आया पैसा लेके चलो हम सिखा देंगे, हम फिल्टर आउट करते हैं कितना काबिल है, सीख पाएगा कि नहीं। ऐसे भी लोग हैं कि जो मेरे वेबिनार में आए थे, इन्होंने पैसे भी डाल दिए, मैंने पैसे रिटर्न किए, नो आपसे अभी नहीं सिखाएंगे आपको, वी विल इन्फॉर्म यू, टाइम आएगा। क्योंकि वो हमारी जो कसौटी का जो पैरामीटर्स हैं उस पर खरे नहीं उतरे। तो हमको ये नहीं बोला हमने कि आप काबिल नहीं हैं, भले आपको हम बताएंगे, यू वर्क ऑन दिस एरियाज एंड देन इन द फ्यूचर विल सी। ठीक है। सो सर, ये सारी बातें सुनने के बाद एक मेरे मन में आखिरी सवाल है कि क्या आपको क्या चाहिए? मतलब अगर आपको मैं बोलूँ कि आप मेरा फ्यूचर बताइए, तो आपको क्या चाहिए? मैं आपके सामने बैठूं, मेरा पिक्चर आपके सामने हो, मेरी डेट ऑफ बर्थ आपके पास हो, मेरा नाम आपके पास हो। व्हाट इज़ दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट यू नीड टू प्रेडिक्ट माई फ्यूचर? फॉर प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ऑफ एनीथिंग, नॉट ओनली ए पर्सन, इवन कोई ऑब्जेक्ट है, आई जस्ट नीड फोटोग्राफ। यू जस्ट नीड अ फोटो। फोटोग्राफ, किसी व्यक्ति है तो उसकी फोटोग्राफ और उनका नाम विथ करेक्ट स्पेलिंग। ओके ओके। तो आप एक चित्र के माध्यम से भविष्य प्रेडिक्ट कर सकते उसके बारे में नॉट ओनली भविष्य, एनीथिंग, हो। एनीथिंग। एनीथिंग, कुछ भी पूछिए। जैसे आपकी फ़ोटो अगर मैं मेरे बेटे को व्हाट्सएप पे भेज दूं और उनको पूछूं कि मुझे जानना है कि ये व्यक्ति अभी कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो टाइम ट्रैवल सेशन करके करीब करीब 30 से 40 मिनट के अंदर एक स्केच बना के दे देगा, जिसमें बाकायदा ये बताएगा कि एक स्टूडियो सेटअप है जिसमें ये बैठे हैं और प्रॉब्ली पीछे कोई ऐसा एक लैम्प शेड लगा हुआ है, ऐसे इस तरह का पर्दा है, लाइट के शेड्स लगे हैं, और प्रॉबेबली ये इस मुद्दे पर एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतना तक बता देगा। और जो हमसे सीख रहे हैं वो भी ये कर सकते हैं। परफेक्ट सर, ये तो रहे मेरे सवाल जो मैंने आपको एक पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे। अब मेरे पास ना कुछ और सवाल है जो मैं यूथ पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जिसे हम बोले ना आजकल की जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ। लेकिन ये सवाल मैं नहीं करूँगा, मेरी टीममेट करेगी। तो बुलाते हैं अपनी टीममेट को ये सवाल करने के लिए। तो गाइस, स्वागत करते हैं। वेलकम टू द चैनल सर। हम अपना रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, रियल पावर किस में है, साइंस, स्पिरिचुअलिटी या एंशिएंट विजडम? स्पिरिचुअलिटी एंड एंशिएंट विजडम दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, और साइंस उसी की उपज है। और सर एक कोई आपको चूज करना हो तो? देखिए, यू कांट चूज वन, राइट। जैसे मैंने कहा कि एक सिक्के के दो पहलू है। अगर आप कहीं जाते हैं खरीदने और आप एक कॉइन ऐसा देते हैं कि जिसमें एक पहलू, एक साइड दिखती है दूसरी साइड ब्लैंक है, वो सिक्का चलेगा? नो सर। नहीं चलेगा। ओके सर। सर तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए ज़्यादा रिलायबल क्या है, लॉजिक, साइकोलॉजी या इंट्यूशन एंड इनर वॉइस? साइकोलॉजी एंड लॉजिक, क्योंकि इंट्यूशन एंड इनर वॉइस ये साइकोलॉजी के का ही एक पार्ट है। ह्यूमन साइकोलॉजी में जो फंक्शन है कॉन्शियसनेस का, उसमें से एक है इंट्यूशन एंड इनर वॉइस। पर सर लोग तो कहते हैं कि अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो, इनर वॉइस सुनो, वो आपको आपके गलत डिसीजंस लेने से बचाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन साइकोलॉजी का ही तो पार्ट है। जब साइकोलॉजी को समझोगे तो ही तो इंट्यूशन और इनर वॉइस क्या है समझ पाओगे, और वो तब समझोगे जब लॉजिक का इस्तेमाल करोगे। और सर किसी को अपना साइकोलॉजी माइंडसेट अपना अच्छा करना हो तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, माइंडसेट को अच्छा करने के लिए आपको इनर बैलेंस क्या कहते हैं उसको समझना पड़ेगा। जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, Yes, sir. दिल और दिमाग का, Yes, sir. उसको कैसे बैलेंस करें। उसका बड़ा सीधा सरल रास्ता ये है कि बिकमिंग अवेयर अबाउट द वे यू ब्रीथ। जितना आप अपनी सांस के ऊपर, ब्रीथ के ऊपर वर्क करेंगे, फोकस ऑन योर ब्रीथ, जब कभी भी टाइम मिले, Yes. just take deep breathing and just be aware of about your breath. The more you do it, slowly and gradually you will see that आपकी लाइफ में ये बैलेंस आने लगेगा। सर तो मतलब बस हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस और टेक्निक से अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं? बिल्कुल। सर तो मतलब हमें फिर मेडिटेशन नहीं करना चाहिए? That itself is a meditation. The moment you start focusing on your breath, वो एक मेडिटेशन है। मेडिटेशन एक बड़ा व्यापक शब्द है।
एनीथिंग दैट यू डू कैन बिकम अ मेडिटेशन. मेरे लिए अभी आपसे ये बात कर रहा हूँ वो भी एक मेडिटेशन है. ओके. Where your consciousness is focused only on what you are doing, you are very much mindful about what you are doing, that is meditation. ओके सर. सर तो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो उसका बेस्ट सोर्स क्या है, ह्यूमन ब्रेन या कॉस्मिक एनर्जीज? ह्यूमन ब्रेन ही कॉस्मिक एनर्जी के जरिए प्रिडिक्ट करता है. दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. सर कैसे? आप कॉस्मिक जो एनर्जी है ना, अगर आप मुझे पूछो कि अगर मुझे टीवी पर कोई सीरियल देखना है तो मुझे किसका उपयोग करना चाहिए, जो डिस्क एंटेना है वो या टीवी का स्क्रीन. डिस्क एंटेना है इसीलिए तो टीवी पर स्क्रीन पे मूवी दिख रहा है. तो आप जिसको जो कह रही हैं एक आप व्हाट वाज द क्वेश्चन? सर अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना हो तो उसका बेस्ट सोर्स क्या है, ह्यूमन ब्रेन या फिर कॉस्मिक एनर्जीज? तो जिसको आप ह्यूमन ब्रेन कह रहे हो, मान लीजिए वो टीवी है, और कॉस्मिक एनर्जी है वो डिस्क एंटेना है. तो कॉस्मिक एनर्जी चित्त से जुड़ी हुई है. तो उसी के जरिए आपके, जैसे एंटेना के जरिए आपके टीवी के ऊपर आपको जो दृश्य दिखता है, सिमिलरली व्हाट यू परसीव, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू फील थ्रू योर ब्रेन इज द इनपुट, बिकॉज ऑफ द इनपुट फ्रॉम कॉस्मिक एनर्जी. ओके सर. सर तो मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रियल की क्या होती है, चक्रा बैलेंसिंग, सबकॉन्शियस माइंड या फिर रीप्रोग्रामिंग? पहले तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं बोल चुका हूँ कि ये जो कंसेप्ट है सबकॉन्शियस माइंड एंड उसको रीप्रोग्राम करना, इट इज़ एब्सोल्युटली देयर इज़ अ बिग फ्लॉ इन इट. एक गलत कंसेप्ट है और इसको मैं विस्तार से समझा चुका हूँ. और जहाँ तक चक्रास की बात है, यस, चक्रास आर एनर्जी सेंटर्स, ओके, इन आवर सूक्ष्म शरीर, और वो भी कॉस्मिक एनर्जी एंड आपकी स्वयं की चेतना के द्वारा जो नियंत्रित होते हैं. तो यू हैव टू वर्क ऑन योर चक्रास. एंड आपके चक्रास में आपकी जो इनर फेमिनाइन, इनर मस्कुलिन, जिसको आप ईड़ा और पिंगला नाड़ी के रूप में, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी के रूप में समझते हैं, उसके ऊपर वर्क किया जाता है. आपको कैसे इनर एनर्जी को बैलेंस करना, ताकि आपके चक्रास के अंदर जो एनर्जी फ्लो है वो बेहतर और बैलेंस रूप में हो. सर तो अगर किसी के चक्रास ख़राब चल रहे हैं उनकी लाइफ में, तो उसकी वजह से उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट हो सकती है? देखिए, पहली बात तो जब चक्रास में जैसे कहते हैं कि ब्लॉकेजेस हैं, तो जिस पर्टिकुलर, आप देखिए, जब आपके अंदर ऊर्जा का उद्गमन होता है तो जो जो चक्रा में जहाँ ब्लॉकेज है, तो दैट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ विल डेफिनेटली गेट अफेक्टेड. अगर आपका हार्ट चक्रा में है तो नेचुरली आपके लाइफ में यू एक्सपीरियंस लॉट ऑफ हेट्रेड या इस तरह का. इफ़ योर मणिपुर चक्रा इज ब्लॉक, तो दैट अफेक्ट्स योर भौतिक जो मटेरियल सक्सेस है. If your Swadhisthana is blocked, that is the center of your sexual energy, reproductive system. Okay. If your Muladhara is blocked, that is for balance. So that person will be very much imbalanced in his thoughts, in his decisions. So that is how जो energy है, जो आपके भीतर फ्लो करती है, और जो चक्रास में आपको जो imbalance है, that will be manifested in life. सर तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जो फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स के हिंट्स मिलते हैं वो हमें अपने प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स से मिलते हैं या डे टू डे गट फीलिंग से? दोनों से. अगर आपकी जो डे टू डे गट फीलिंग है उसके ऊपर मान लीजिए आप दिन भर आपकी जो कॉन्शियसनेस है, इट इज़ सो एंग्रोस इन मटेरियल एक्सपेंसेस, आप एक्सपीरियंसेस, मटेरियल एक्सपीरियंसेस, भौतिकता में ग्रस्त हैं, यू आर लिविंग इन ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस. तो फिर रात को जब सोते हैं, आपकी जो अनकॉन्शियस सेल्फ है वो आपको कहीं ना कहीं मदद करना चाहती है, तो वही चीज़ आपको प्री कॉग्निटिव ड्रीम के रूप में दे देगी. सर तो हमारे बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे भी तो आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, तो वो क्यों आते हैं फिर? स्वप्न कई प्रकार के होते हैं. एक होता है प्री कॉग्निटिव ड्रीम, दूसरा है सिम्बॉलिकल ड्रीम, और तीसरा जिसको हम कहते हैं नाइटमेयर्स. ओके. अगर आपका चित्त स्थिर नहीं है, आप बहुत स्ट्रेस में, तनाव में जीते हैं, और अगर आपको रात को नींद में जो स्वप्न आएंगे वो इस प्रकार के होंगे, दिन भर की जो तनाव है, टेंशन है, वो इस तरह के शोर है, वो आएंगे, नाइटमेयर्स आएंगे. लेकिन इफ़ यू आर बैलेंस्ड हैं तो उस वक्त आपको प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स आ सकते हैं. और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका अनकॉन्शियस जो आपको फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन में देता है, और आपके ब्रेन के पास वो सपोर्टिंग डाटा नहीं है उसको देने के लिए, तब वो सिम्बॉलिकल वे में दिखा देता है आपको ड्रीम के रूप में.
सर ड्रीम्स पे ही मेरा एक और क्वेश्चन है। हमें बचपन से बताया गया है कि जो सुबह में सपना देखो सुबह के सपने पूरे होते हैं, तो क्या ये सच है कि सुबह के सपने पूरे होते हैं या बस ये एक बचपन में कहानियाँ सुनाने के लिए होता है? नहीं, ये कहानियाँ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कहा जाता है कि सुबह का जो सपना यानी कि जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, ओके, ब्रह्म मुहूर्त जो समय है ये एक ऐसा समय काल है जिसमें मिनिमम पॉल्यूशन होता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस में। जैसे अगर आप वैसे क्लाइमेट की भी बात करें तो दिन में पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है, रात को कम हो जाता है। सिमिलरली रात को सब सोए हुए हैं, है ना, तो कॉन्शियसली लोगों का ब्रेन काम नहीं कर रहा है। तो वो एक ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है, उसको अगर मैं सिंपल वे में समझाऊँ तो वहाँ पे कम कंटेमिनेशन और पॉल्यूशन होता है, और ये ज़्यादा पॉसिबल है कि आप उस में देखे गए स्वप्न जो होते हैं वो ज़्यादातर अक्सर सिम्बॉलिकल या तो प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स होंगे। सर आपके कभी सुबह के देखे हुए सपने पूरे हुए हैं? सपने पूरे होने की बात नहीं, पर मैं सच जरूर हुआ है, और बड़ा वियर्ड सा ड्रीम था। ओके सर, आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे ये है कि आपका सबसे शॉकिंग या फिर सबसे हॉरर प्री कॉग्निटिव ड्रीम क्या रहा है? मैंने एक बार सपने में ऐसा देखा कि मैं कहीं रास्ते में दौड़ रहा हूँ, जंगल के बीच में रास्ता, और मेरे पीछे 3 भालू दौड़ रहे हैं। तो मैंने दूसरे दिन मेरे बेटे को बताया कि मुझे ऐसा सपना है, तो वो वैसे हंसने लगा, बोला आप तो बड़े अजीब सपने आते हैं। पर ऐसा हुआ कि उसके 2 दिन के बाद मैं मेरी वाइफ और मेरी बेटी वी वेंट टू हैदराबाद, जहाँ मेरी छोटी बहन रहती हैं, और हैदराबाद से नज़दीक में उस श्रीशैलम है जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ दर्शन को गए। वापस जब आ रहे थे तो मैं कार में सोया हुआ था, और जंगल के बीच से रास्ता जाता है, तो रास्ते से थोड़े दूर 3 भालू थे। 3 भालू की पीठ हमारी तरफ थी, चेहरा उस तरफ था, और मैं तो सोया हुआ था। लेकिन मेरी जो बहन है उसने भालू को देखा, चिल्लाई, अरे भालू है, भालू है। तो मैं एकदम आँख खोला, बोले कहाँ है? बोले पीछे भालू खड़े थे। तो अच्छा, मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मैंने कोई ऐसा सपना देखा था, और मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको। तो आई थॉट कि मैं फ़ोटो लेता हूँ भालू की। तो मैं करीब 50 फीट की दूरी पर था, भालू की पीठ मेरे तरफ थी, चेहरा उस तरफ था। तो मैं चाहता थोड़ा फ़ोटो लेता हूँ। तो मुझे इतना, कहते हैं ना कि देर इज़, आप कभी कभी ऐसा होते होश आवाज़ खो देते हैं, इतने आप एंग्रोस हैं भौतिकता में। तो मैं फ़ोटो खींचने के लिए और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक गया। मुझे ध्यान है कि इनको तो ह्यूमन फ्लैश की स्मेल आती है, या जो भी हुआ, फ्लैश की स्मेल आई या मेरे कदमों की आहट से वो 3 भालू मेरी तरफ मुड़े और घुर्रा के मेरी तरफ दौड़े, और मैं तो इतनी तेज़ी से भागा। लेकिन हुआ ऐसा कि जैसे मैं भागने लगा तो जैसे खुला रोड आ गया ना, तो भालू जैसे खुला रोड आया तो भालू वहीं रुक गए और पीछे मुड़ गए। तब मुझे एकदम से याद, अरे मैंने तो ये सपने में देखा था, तो मोस्ट स्कैरिंग तो ड्रीम सर तो लड़ा है। इसे हम डेजा वू नहीं कह सकते प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स की जगह? अगर दिन में वेकिंग स्टेट में आपको इस तरह का फीलिंग होता है, हाँ मैं पहले कभी आ चुका हूँ, या मैंने इस व्यक्ति को मैं मिल चुका हूँ, जिसको हम डेजा वू कहेंगे। लेकिन रात को नींद में दैट यू परसीव समथिंग एज प्रीकॉग्निटिव ड्रीम या सिंबॉलिकल, उसको स्वप्न के रूप में होता है। ओके सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम गेम्स जब खेलते हैं वीडियो गेम्स तो उसमें चीट कोड्स आते हैं, चीट कोड्स दे के हम अपनी पावर्स बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही क्या हम अपने ब्रेन को कोई चीट कोड नहीं दे सकते जिससे फिर हमारी आगे की लाइफ बेटर हो जाए और पावरफुल हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। हमारा PNRP जो साइंस है, साइको न्यूरो रीपैटर्निंग, उसमें यही तो सिखाया जाता है कि हाउ यू कैन गिव कमांड, साइकिक कमांड टू योर बॉडी। एंड इफ़ आई आस्क यू, अगर आप ये ना सोचें कि मेरा बेटा सामने बैठा है अगर आप ये ना सोचें कि मेरा बेटा सामने बैठा है और उसकी उम्र के हिसाब से मेरी उम्र का अंदाज़ा लगाएं। अगर मेरा बेटा ना बैठा हो, मैं आपको पूछूं मेरी एज क्या लगती है आपको? जस्ट गेस माई एज। सर अराउंड 50s। अराउंड 50। आई एम 63। आई कंप्लीट 63, 64 शुरू हो जाएगा। वाई आई लुक सो यंग? बिकॉज आई have a procedure which I do every day in the morning and give a cheat code to my body that I'm young as 25 years of age. आज भी मैं 63 years की एज में मैं सुबह जिम में करीब 1.5 घंटा वर्कआउट करता हूँ। So that's nice. I don't have any illness in my body. सर तो आपका मॉर्निंग रूटीन जो होता है वो स्पिरिचुअली स्टार्ट होता है या फिर साइंटिफिकली? मैं स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों को एक ही समझता हूँ। तो यस, मेरे लाइफ में दोनों का समन्वय है, और मैं लाइफ इट्सेल्फ को एक स्पिरिचुअल जर्नी मानता हूँ। ओके सर।
सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे मूड स्विंग्स में कितने ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं? क्योंकि हमें तो बताया गया कि हार्मोनल इम्बैलेंस से मूड स्विंग्स होते हैं, बट क्या जो हमारा रूलिंग प्लैनेट होता है वो भी उसमें उतना ही बेनिफिशियल होता है? बिल्कुल, मैं कहूँगा हार्मोनल इम्बैलेंस होने की एक वजह भी प्लानिटरी सिचुएशन हो सकती है। आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल। पूर्णिमा की रात को समंदर में हाई टाइड आती है, यस सर। ठीक है? क्यों आती है? और समंदर में ही क्यों आती है, नदी तालाब में क्यों नहीं आती है? वो इसलिए आती है कि समंदर के पानी में NaCl सोडियम क्लोराइड है, ओके? और चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, सूर्य की किरणें परावर्तित होके चंद्र से परावर्तित होके मतलब पानी पे गिरती है, तो एक प्रकार से मान लीजिए केमिकल रिएक्शन आता है। अगर इस लॉजिक से चले तो ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑलमोस्ट 78 to 80% वाटर, तो ह्यूमन बॉडी पे भी आती होगी। तो यस, इसीलिए पागल खाने में पागलों को पूर्णिमा की रात को दौरे पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसीलिए एक शब्द है, कोई पागल जैसा बिहेवियर करता है तो इज़ ल्यूनेटिक। ल्यूना मीन्स मून। तो ये तो एक ही प्लानट की बात करी, मून की। इसी तरह हर ग्रह की ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे अलग अलग रूप में असर होती है। दैट इज़ ट्रू। ओके सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हर इंडस्ट्री, हर फील्ड में कोई ना कोई मिसअंडरस्टूड फैक्ट्स या फिर मिथ्स होते हैं। आपकी इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा मिथ या फैक्ट है जो आपको ब्रेक करना है? पहले तो मैं जो कर रहा हूँ इसको मैं इंडस्ट्री के रूप में नहीं ले रहा, मैं इसको एक मिशन के रूप में ले रहा हूँ। मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ कि जैसे परमात्मा ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सिखाऊं। और सबसे बड़ी चैलेंजिंग मुझे लगता है कि लोगों को लगता है यार इट्स नॉट फॉर अस, लाइक हम नहीं कर सकते, ये तो कोई बड़ी साधना करनी पड़ती होगी तब जाके ये होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, सब में ये किसी न किसी रूप में इनहेरेंट डोरमेंट रूप में ये एबिलिटी पड़ी हुई होती है, और एवरीबडी कैन लर्न टू हाउ टू कल्टिवेट एंड डेवलप इट। ओके सर, तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे आपको लगा कि हाँ मुझे यही पाथ चूज़ करना है या फिर मेरा यही पर्पस है लाइफ का? बिल्कुल। 2001 में गुजरात में जब भूकंप आया 26 जनवरी 2001 को, उसके पहले आई वॉज वेरी सक्सेसफुल। अगर करियर की बात करें, आई वॉज ऑन अ वेरी सीनियर पोजिशन एट द लेवल ऑफ अ रीजनल मैनेजर इन अ कंपनी, इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। और मुझे लगता था सब कुछ सही जा रहा है, पर एक अंदर से इनर कॉलिंग थी कि नहीं यार, आई वांट टू डू समथिंग बिग। तो जब भूकंप आया उसके बाद में मेरे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई कि आई हैड टू क्विट जॉब, एंड आई वाज प्रैक्टिकली ऑन द रोड विथ नो पेन इन माई पॉकेट। आई हैड डेब्ट ऑन माई, मेरे सर पे 40 लाख का कर्जा था, एंड समझ में नहीं आता अब क्या। तो तब एक इनर कॉलिंग थी कि अब यही बचा है कि क्या करें, पैसे नहीं हैं, बिजनेस क्या करोगे। और जॉब ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन लगता था आई हैड टू कॉम्प्रोमाइज़ विद लॉट ऑफ माई पर्सनल वैल्यूज, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़। देन आई थॉट दिस इज़ द जर्नी, एंड मुझे लगा कि ये सही जर्नी है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपकी पावर्स पे आपको कोई एक बॉलीवुड मूवी या नेटफ्लिक्स का नेम देना हो तो वो नेम क्या होगा? दिव्य दृष्टि। क्यों सर? बिकॉज हर इंसान के पास एक इनर विजन होता है, इंस्टिंक्ट जिसको अंतर्दृष्टि कहेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इंसान जो है ना अपनी बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि, अपनी इनर जो विज़न है उसका उपयोग नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, हमने सुना होगा 33 करोड़ देवता, ये सुना होगा है ना। आज पृथ्वी पर मनुष्यों की आबादी 800 करोड़ है। सोचो आज से 1000 साल पहले कितनी होगी, जाहिर सी बात है कमी होगी। तो देर वॉज एक टाइम था कि जब शायद पृथ्वी पर आबादी मनुष्यों की ही 33 करोड़ थी और सभी देवता थे, क्योंकि उस सभी के पास ये इनर विजन, इनर पावर, ये सिद्धियाँ थी। जैसे जैसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस पॉल्यूट होती गई, जैसे हवा पानी खुराक पॉल्यूट होते गए, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पॉल्यूट होती गई, तो ये सिद्धियों का ज्ञान भी लुप्त हो गया, सिद्धियों का स्वरूप साधनों ने ले लिया। आज हम वो सभी काम करते हैं जो ऋषि मुनि लोग अपने सिद्धि के बल पे करते थे। हम भी टीवी पर मैच करते हैं, देखते हैं, जो संजय ने धृतराज को युद्ध का वृत्तांत दिव्यदर्शी से बताया। हम भी दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात कर लेते मोबाइल के जरिए। सिद्धियों का स्थान साधनों ने ले लिया है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है, साधन को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, परिश्रम। सर तो इसमें हम स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते परिश्रम की जगह? स्मार्ट वर्क करेंगे लेकिन है तो श्रम ही ना। बात यही है कि आप स्मार्ट वर्क से कोई काम एक मजदूर जो है 10 घंटे में कर लेता है, वही आप किसी इक्विपमेंट के या गैजेट की मदद से शायद 1 घंटे में कर लोगे। है तो श्रम ही, सिद्धि नहीं है वो।
पर सर एआई ने आके तो हमारा काम बहुत इजी कर दिया है। बिल्कुल आसान कर लिया है। विद इन अ ब्लिंक हमें हर चीज़ मिल जाती है। बिल्कुल आसान कर दिया है। तो वो परिश्रम तो इतना नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं रहा, परिश्रम नहीं, लेकिन सिद्धि के प्राप्त करने के लिए साधना तो करनी ही पड़ेगी ना। आपको एआई साधना नहीं देगा ना। हाँ, नो सर। शायद हो सकता है एआई साधना करने का तरीका बता दे, यस सर। लेकिन करनी तो पड़ेगी आपको। यस। आपके बदले एआई साधना नहीं करेगा। आज एआई से ये पॉसिबल है कि मुझे अपनी कोई वीडियो डालनी है तो हेजन में मैं अपना स्क्रिप्ट डाल देता हूँ, हेजन मेरा अवतार का उपयोग करके वीडियो बना देता है, हाँ, यस। लेकिन वो मेरे बदले में सिद्धि का उपयोग नहीं कर सकता है। नो सर। तो लिमिटेशन तो है। यस सर। सर तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं तो आपने अपना भी कभी घर पे ऐसा फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है कि आपकी कभी मैम से लड़ाई होने वाली हो और आपने वो प्रेडिक्ट कर लिया हो कि घर पे कुछ ऐसा होने वाला है और उसको रोक दिया हो? देखो, मैं ये मानता हूँ थोड़ी नोक झोंक होनी चाहिए, तो कभी कभी तो हम जानबूझ के खैर छेड़ के लड़ाई करते हैं, क्योंकि बना रहे जो एक बॉन्ड बना रहे। मैं अपनी प्रेडिक्शन ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए नहीं करूँगा। मेरे जीवन में और भी बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिसके लिए मैं इसका उपयोग करूँगा कि मैं कैसे, हाउ कैन आई ऐड मोर वैल्यू टू द ह्यूमैनिटी। मैं बिफोर आई लिव दिस बॉडी, मैं इस देश, अपने देश समाज को किस तरह से उपयोगी हो सकता हूँ, उसके लिए मैं टाइम ट्रैवल करूँगा ज़्यादा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, इट वाज धन्यवाद। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। सेम ईयर। सर, जैसे आप बोलते हैं कि आप लोगों के माइंड रीड कर सकते हैं, किसी भी माइंड तक पहुंच सकते हैं, तो ऐसे में ये अनएथिकल नहीं होगा? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाएगी। नहीं, मैं आपको कहूँ, एक माइंड रीडिंग एक अलग होता है जो मेंटलिस्ट लोग करते हैं, वो एक ट्रिक है। हम जो करते हैं टाइम ट्रैवल से, वो ये करते हैं कि सामने वाले दिमाग के मन में क्या खुरापाती, दिमाग में क्या खुरापाती चल रही है, सामने दूसरा इंसान है, उसके मन में, उसके दिमाग में क्या खुरापाती चल रही है। हाँ, अगर मैं ये गलत इंटेंशन से करूँ तो ये अनएथिकल है, पर मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं नहीं करूँगा। मैं वो तभी करूँगा जब मुझे पता है कोई इंसान, अगर मान लीजिए है कोई क्रिमिनल है और कोई क्राइम करने वाला है, जिससे देश को, समाज को अगर कुछ हानि होने वाली है, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर काम करके लोगों को आगाह करूँगा। अन्यथा अदरवाइज ऐसे ये जो स्किल है, दिस इज़ नॉट टू बी वेस्टेड अननेसेसरीली। सर, मेरा एक और सवाल है कि क्या ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही लिमिटेड है या फिर कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति इन चीज़ों के ऊपर काबू पा सकता है? देखिए, जो इंसान की चित्त की, चेतना की जो सिद्धियां हैं, उसको किसी धर्म से लेना देना ही नहीं है। पहले तो मैं कहूँगा स्पिरिचुअलिटी को किसी धर्म से लेना देना नहीं। धर्म तो हमने बनाया है ना। मैं तो कहूँगा सबसे बड़ा धर्म जो है मानव धर्म है। मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, मुझे गर्व है। पर आज की जो सबसे बड़ी, अगर मैं कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी चुनौती है, अगर हम एक बेहतर भारत चाहते हैं और अगर हम वाकई में विश्वगुरु हम थे, आज भी हैं, लेकिन हम अगर आने वाले समय में भी विश्वगुरु बने रहना चाहते हैं ना, तो हमें ये धर्म, जाति, इससे ऊपर आना होगा और सही में मानव धर्म क्या है उसको समझना होगा और उसी पे काम करना होगा। चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, आध्यात्म सही मायने में क्या है, उसको समझना होगा, तभी हो पाएगा। ओके, तो ये थे हमारे साथ अश्विनी जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी चित्त के ऊपर, जिन्होंने हमें बताया कि हमारे मार्केट में क्या ऐसे मिथ चल रहे हैं जिन्हें हमें ओवरकम करना चाहिए और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। और इन्हीं सारी चीज़ों से लर्निंग लेते हुए आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलते चलते आप हमारे व्यूवर्स को एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे, वो बता दीजिए प्लीज़। मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि देखिए, आजकल सोशल मीडिया के आने से और सारा ऑनलाइन कंटेंट जो मिलता है, मैं लोगों की जिज्ञासा होती है, इसलिए तरह तरह के कोर्सेज आप करते हैं, सीखना भी चाहिए, वेरी मच नीडेड। पर यहाँ पर सीखिए सब कुछ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप ये भी समझिए, ऑथेंटिसिटी को देखिए। केवल किताबी नॉलेज परोसने वाले लोग बहुत मिलते हैं, उनको भी मैं नहीं कह रहा उनको भी मत सुनिए, लेकिन मानिए मत, जानिए, काउंटर क्वेश्चन करिए। मैं तो कहता हूँ मुझे भी करिए ना, अगर मैं कहता हूँ तो मुझे भी काउंटर क्वेश्चन करिए। केवल क्या करते हैं, मान लेते हैं, किसी ने किताब में लिखा मान लेते हैं, लेकिन मानिए मत, एक्सप्लोर करिए, उसमें अपना वैल्यूडेशन करिए,
फिर जानिए। राइट, वेरी वेल सेड सर। और इन्हीं सब लर्निंग के साथ हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं। थैंक यू। और आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो गाइस, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके मन में भी कोई दुविधा है या आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ जाके अपने सवाल लिख सकते हैं, वो हम सर तक पहुँचाएंगे। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक मेंशन किया है, जहाँ पे सर की तरफ से आप सबके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। आप एक बार उसे चेकआउट ज़रूर करिएगा। वहाँ पे कुछ फ्री कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। उसे एक बार देखिए, समझिए और इसकी अंडरस्टैंडिंग लीजिए पहले, और फिर उसके बाद अगर आप कोई भी सवाल या कोई भी ऐसे प्रश्न है आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम वो सर तक पहुंचाएंगे और आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके आएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। आप देख रहे हैं ओके प्रेनिक। मैं यहाँ पे करता हूँ गुड बाय, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ और नया लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ओके प्रेनिक।